ओके सो गाइज मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग हो चुकी है स्टार्ट। हेलो 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 गाइज, वेलकम बैक। स्वागत है सर आप सबका हमारे इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 के अंदर। फाइनली सर 8 लेक्चर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर 2 की शुरुआत भी अपन ने कर ली है। धीरे धीरे अपन चैप्टर 2 के अंदर आगे बढ़ रहे हैं सर, है ना। आई होप आपको सारा कुछ चीज़ समझ में आ रहा होगा। कल थोड़ा सा शायद जो है एंड में अपने से थोड़ा सा अपन फास्ट फॉरवर्ड मैंने कर लिया था, क्योंकि कल दिक्कत ऐसी हो गई थी कि बारिश आना शुरू हो गई थी अचानक से और लाइट वगैरह जा चुकी थी। इसकी वजह से कल का लेक्चर भी मेरे से काफ़ी लेट अपलोड हुआ, क्योंकि लाइट ही नहीं थी, वाईफाई नहीं था, तो कैसे अपलोड करें। तो अभी बारिश का सीज़न बस अभी चालू ही होने वाला है, तो ये दिक्कतें आने ही वाली है अपने को। तो मेरे को जो है कुछ इसका जुगाड़ करना पड़ेगा, पर देखते करते कुछ ना कुछ करते। तो कल का एक बार अपन जो है एक बार क्विक रिकैप देख लेते कि कल अपन ने क्या क्या देखा था, क्या क्या समझा था, है ना। कल अपन ने जो है सर क्या देखा था, तो कल अपन ने जो स्ट्रैटेजिक एनालिसिस के अंदर क्या क्या इश्यूज आते हैं ये समझा था कि भाई स्ट्रैटेजिक एनालिसिस के अंदर अपने क्या क्या दिक्कतें आएगी जब अपन स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करने जाएंगे, जब अपन अपना इन्वायरमेंट स्कैन करेंगे, क्योंकि अपन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं ना। तो स्ट्रैटेजिक एनालिसिस बेसिकली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल एनवायरनमेंट के लिए, दोनों के लिए सेम ही है। मतलब जो इश्यूज आने वाले हैं वो दोनों केस में सेम ही आने वाले हैं। जब स्पेसिफिकली अगर इनको बोलना पड़ होता कि भाई सिर्फ ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के जब आप स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करने जाओगे तो उसके अंदर इश्यूज आएंगे, तो वो लोग लिखते हैं। तो मॉड्यूल के अंदर उन्होंने कोई भी ऐसे हेडिंग मेंशन नहीं की रही कि सिर्फ ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिए ही एप्लीकेबल है कि नहीं, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया। 2 चैप्टर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का है, लेकिन स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का ये जो पॉइंट है, इश्यूज इन स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का जो पॉइंट है वो जनरल है। ठीक है, मतलब वो इंटरनल इन्वायरमेंट के लिए भी एप्लीकेबल है और अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिए भी एप्लीकेबल है। तो जब आप अपने इन्वायरमेंट को ये करोगे, स्कैन करोगे, जब आप आपके इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करोगे, स्वॉट एनालिसिस करोगे, देखोगे क्या स्ट्रेंथ्स बन रहे हैं, क्या वीकनेस बन रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, क्या थ्रेट्स है ना। जब आप ये सारी चीज़ें देखोगे ना, तो उसके अंदर कुछ आपको इश्यूज आने वाले हैं। जब आप स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करने जाओगे, जब आप एक पर्टिकुलर आपके एनवायरनमेंट के एरिया को एग्जामिन करोगे, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ इश्यूज आपको आएंगे। जो इश्यूज ये रहेंगे कि आपको सबसे पहला जो है आपकी जो स्ट्रैटेजी जो है वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व होती है। ऐसा नहीं कि आपने डे वन पे एक स्ट्रैटेजी बनाई और वो एंड तक आपने वही स्ट्रैटेजी फॉलो करी। जैसे जैसे सिचुएशंस में चेंजेस आए रहेंगे, वैसे वैसे आपने जो है आपकी स्ट्रैटेजी को जो है मॉडिफाई किया रहेगा एंड उसको आपने अपडेट किया रहेगा। तो जैसे ही जैसे आप स्ट्रैटेजी को अपडेट करते जा रहे हो ना, वैसे वैसे आपका जो है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस जो है आपको दोबारा से करना है। आपकी स्ट्रैटेजिक एनालिसिस के तरीके भी जो है बदलेंगे, है ना। तो ये स्ट्रैटेजिक एनालिसिस के अंदर अपना इशू है कि भाई स्ट्रैटेजी जो है इवॉल्व होती है, स्ट्रैटेजी इवॉल्व होती है, तो अपने को स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करने में भी जो है दिक्कत आती है सर। अपने को बार बार स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करना पड़ता है। ऑल दो स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड कंटिन्यूस प्रोसेस, बट आपको तरीके बदलने पड़ते हैं क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी चेंज हो रही है ना। तो वो एक आपका जो दिक्कत है। उसके बाद सर आपका क्या आ रहा है सर, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स के बीच में आपको बैलेंस बना के रखना है। जितने भी आपके इंटरनल फैक्टर्स है, जितने भी आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स है, उसके बीच में आपको बैलेंस बना के रखना है। इशू इसमें क्या है, इशू ये है कि आप लोग एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स के अंदर बैलेंस बनाने में जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाते। हम लोग हमेशा जो है बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाते। कभी अपन बैलेंस मेंटेन कर पाते तो कभी नहीं कर पाते। जब अपन नहीं कर पाते तो उसके इफेक्ट्स हमारे को जो है काफ़ी ज़्यादा एडवर्सली जो है फेस करने को मिलते हैं। तो इसके लिए जो है हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स के बीच में बैलेंस बनाना जो है अपने को जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही सर हमारे को जो है इशू आता है कि अपन बैलेंस बना नहीं पाते। ठीक है, यहाँ पे अपन ने देखा था कि कभी भी अपने को जब भी अपने को डिसीजन लेना है, तो अपने को अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। एक बार मैं पेन निकाल लेता हूँ ये। हाँ, पेन मतलब कि माउस से ही कंट्रोल होता है, बट इधर ऑप्शन होता है ना ये माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर, है ना। तो ये देखो अपने को अपॉर्चुनिटीज़ को ध्यान में देना है कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि मेरे फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करने वाली है, कौन से एरियाज़ में जो है मेरे को ज़्यादा फोकस करना है ना। कौन से कंस्टेंट्स जो है, कौन से रिसोर्सेज जो है जिनका मेरे पास अभी कंस्टेंट है, कौन से रिसोर्सेज मेरे जो है लिमिटेड है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखते हुए जो है आपका जो है स्ट्रैटेजिक डिसीजन जो है लेना है। पेन का कलर चेंज करते ना, ब्लू काफ़ी जनरल हो जाता है ना, पेन का कलर चेंज करते रुको। कौन सा कलर लेने का पेन लेते हैं? हम्म, कोई भी ले लेते, वैसे क्या फ़र्क पड़ता है। रेड ले लेते, चलो आ जाओ। हाँ, तो फिर उसके बाद सर अपन ने आगे और क्या देखा। आगे अपन ने देखा रिस्क के बारे में कि भाई रिस्क जो है, रिस्क भी अपने लिए जो है इश्यूज क्रिएट करता है कि भाई अगर रिस्क है तो दिक्कत तो आएगी, है ना। तो रिस्क के अंदर क्या है सर, क्या रिस्क आता है सर अपने को। रिस्क के अंदर अपन ने जो है मेन बात है वो अपना ये वाला जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है अपने लिए मेन है। ठीक है, ये वाला डायग्राम से आपको जो है क्वेश्चन शायद से एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है सर, सितंबर 24 या फिर जनवरी 25 के अंदर में। तो क्या बोल रहा है सर, अपने को जो है 2 तरीके के रिस्क होते हैं। एक होता है सर अपना एक्सटर्नल रिस्क, दूसरा होता है अपना इंटरनल रिस्क। ठीक है, एक होता है एक्सटर्नल रिस्क, दूसरा होता है इंटरनल रिस्क। एक्सटर्नल रिस्क के अंदर भी 2 तरीके के रिस्क होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म, है ना। इंटरनल के अंदर भी सेम शॉर्ट टर्म
लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो अभी सर सबसे पहले अपन जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो अपने को रिस्क होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, एक्सटर्नल रिस्क के बारे में बात करते हैं। तो एक्सटर्नल रिस्क के अंदर अपन ने क्या देखा, एक्सटर्नल रिस्क के अंदर सबसे पहले अपन ने शॉर्ट टर्म में देखा कि शॉर्ट टर्म के अंदर अपने को क्या रिस्क होने वाला है। तो शॉर्ट टर्म के अंदर अपने को ये रिस्क हो गया कि अगर अपन ने इन्वायरमेंट को सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया, अपना जो भी इन्वायरमेंट है, अपना जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को अगर अगर अपन ने सही तरीके से जो है इंटरप्रेट नहीं किया, सही तरीके से उसको समझा नहीं, तो अपना जो है अपने को क्या हो जाएगा, अपनी स्ट्रैटेजी जो है काम नहीं करेगी फिर। ठीक है ना, अपन ने इसके अंदर एग्जांपल अपना वही जेठालाल वाला कंटिन्यू किया था, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का, कि नट्टुआ का और बागा ने देखा कि एफडीआई आने वाला है ना, उन्होंने देखा एफडीआई आने वाला है, तो उन्होंने सही तरीके से अपने इन्वायरमेंट को इंटरप्रेट किया कि भैया एफडीआई आने वाला है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, तो अपने को उसका इंपैक्ट पड़ेगा, तो अपने को अपनी स्ट्रैटेजी भी शायद बदलनी पड़ सकती है। उन्होंने तुरंत जाके अपने जेठालाल को, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर को जाकर के जो है क्या किया, रिपोर्ट किया कि भैया ये जो सिचुएशन जो है हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर आने वाली है, इसका इंपैक्ट अपने स्ट्रैटेजी पे होगा, तो आप उसके हिसाब से जो है आगे की प्लानिंग करो, है ना। तो उन्होंने सही तरीके से इंटरप्रेट किया, तो आगे जाकर के उनकी स्ट्रैटेजी जो है उन्होंने जो है उनकी स्ट्रैटेजी अगर फेल भी होती है आगे जाकर के, तो वो इंटरप्रेट को गलत इंटरप्रेट करने की वजह से नहीं होगी। इन्वायरमेंट को तो उन्होंने सही तरीके से इंटरप्रेट किया, तो वो लोग अपने जो है स्ट्रैटेजी उसके अकॉर्डिंगली जो है फ्री बना लेंगे। अब वो स्ट्रैटेजी काम करती है नहीं करती है वो तो जो है वक्त बताएगा, लेकिन वो एटलीस्ट स्ट्रैटेजी तो बना पाएंगे। उनको वो स्ट्रैटेजी बनाने में तो फेल नहीं करेंगे कि भैया स्ट्रैटेजी ही नहीं बना पाए, है ना, ऐसा सिचुएशन तो नहीं होगा। हाँ, अगर ये सिचुएशन ऐसा होता कि भाई नट्टू का और बागा ने देखा रहता कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर एफडीआई आने वाला है, लेकिन स्टिल वो जेठालाल को नहीं बताते, स्टिल वो इन्वायरमेंट को सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं करते कि भाई उसका इम्पैक्ट अपने बिजनेस के ऊपर भी आएगा, है ना, वो नज़रअंदाज कर देते उस चीज़ को, नहीं बताते जेठालाल को कि भाई एफडीआई आने वाला है। तो जेठालाल भी जो उसकी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी थी उसके साथ ही आगे कंटिन्यू करता। वो जो नए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस होने वाले, नई जो चीज़ें आने वाली है, उसको लेकर के जो स्ट्रैटेजी बना ही नहीं पाता जेठालाल, तो वो स्ट्रैटेजिकली क्या कर जाएगा, स्ट्रैटेजिकली वो फेल हो जाएगा, है ना, स्ट्रैटेजिक फेलियर हो जाएगा उसको। क्यों हो रहा है स्ट्रैटेजिक फेलियर, क्योंकि इस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को आपने सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया, सही तरीके से समझा नहीं। तो ये शॉर्ट टर्म में आपको जो है रिस्क है। अच्छा, अब लॉन्ग टर्म में क्या रिस्क है आपको एक्सटर्नली, लॉन्ग टर्म में एक्सटर्नली ये रिस्क है कि भैया आपके इन्वायरमेंट के अंदर जो है कॉन्स्टेंटली जो है चेंजेस होते रहते हैं, है ना, नए नए चेंजेस जो है इन्वायरमेंट के अंदर आते रहते हैं। अगर आप उसके उन चेंजेस के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को अपडेट नहीं करोगे, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो जाएगी, आपकी स्ट्रैटेजी जो है पुरानी हो जाएगी, और स्ट्रैटेजी के पुरानी हो जाने की वजह से स्ट्रैटेजी आगे काम नहीं करेगी। तो इसको हम लोग जो है पुराने हो जाएगी, यानी कि उसको अपन ने एक वर्ड देख रखा है कि ऑब्सोलेंस, ठीक है ना, स्ट्रैटेजी ऑब्सोलेट हो जाएगी, यानी कि पुरानी हो जाएगी, है ना, चेंजेस नए हैं, सारे कुछ चीज़ें नई है, सिचुएशन नहीं है, लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी वही पुरानी है जो कि अब काम नहीं करने वाली। तो उसको अपन ने एक स्पेसिफिक वर्ड देके रखा है ऑब्सोलेंस, स्ट्रैटेजी ऑब्सोल्यूट हो जाएगी, आपकी स्ट्रैटेजी ऑब्सोलेंस हो जाएगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया एक्सटर्नली रिस्क। अच्छा, अब इंटरनली क्या रिस्क आने वाला है, इंटरनली आपको ये रिस्क आने वाला है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो कैपेसिटी है, ऑर्गेनाइजेशन की जो कैपेसिटी है ना, वो कोप अप नहीं कर पाएगी, कोप अप नहीं कर पाएगी किसके साथ में, डिमांड के साथ में। डिमांड जो है डिमांड जो आ रहा है आपका 80,000 यूनिट्स का, ठीक है ना, आप जूते बना रहे हो, जूते का डिमांड आ रहा है 80,000 पेयर्स का आपको जो है डिमांड आ रहा है, लेकिन आपकी कैपेसिटी सिर्फ 50,000 पेयर्स की, आप बना सिर्फ 50,000 पेयर पा रहे हो, है ना। तो सिर्फ वो जो 30,000 का जो आपका डिमांड है जो कि आप मीट नहीं कर पा रहे हो, उसको हम क्या बोल रहे हैं, आपकी वो इनकैपेसिटी है। इनकैपेसिटी की वजह से आप वो डिमांड को कैटर नहीं कर पा रहे हो। 30,000 का एक्स्ट्रा डिमांड है मार्केट के अंदर, लेकिन अपन उसको कैटर नहीं कर पा रहे, क्यों, क्योंकि अपने पास कैपेसिटी नहीं है उतनी, है ना। तो ये इंटरनली अपने को शॉर्ट टर्म में जो है रिस्क है कि अपन अपने पास क्या हो जाएगी, इनकैपेसिटी हो जाएगी, क्या, प्रोडक्शन करने की अपने पास इनकैपेसिटी हो जाएगी, अपन डिमांड को जो है मीट नहीं कर पाएंगे। तो एक ये पॉइंट हो गया। अच्छा, उसके बाद सर अपना लॉन्ग टर्म में अपने को क्या दिक्कत होगा, लॉन्ग टर्म में अपने को इंटरनली क्या दिक्कत होगा, तो लॉन्ग टर्म में इंटरनली अपने को ये दिक्कत होगा कि जैसे अपन ने ऊपर देखा था अपन ने क्या, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर में लॉन्ग टर्म में अपने को क्या हो रहा था, इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस हो रहे थे, उसकी वजह से स्ट्रैटेजी पुरानी हो जा रही थी। अब इंटरनली भी तो कुछ चेंजेस हुए हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस हो रहे थे, स्ट्रैटेजी के अंदर आप अपडेट नहीं कर रहे थे, तो अपनी स्ट्रैटेजी ऑब्सोल्यूट हो जा रही है। तो सेम चीज़ इंटरनल इन्वायरमेंट में भी तो होगी, इंटरनल इन्वायरमेंट भी तो बदलेगा, इंटरनल कैपेसिटीज़ भी तो आपकी बदलेगी, इंटरनल प्रेफरेंसेस भी तो आपकी बदलेगी। और अगर आपने उसके चेंजेस के बावजूद भी अगर आपने अपनी स्ट्रैटेजी को अपडेट नहीं किया, तो अगेन आपको वही दिक्कत आ जाएगी, स्ट्रैटेजी ऑब्सोल्यूट हो जाएगी, इनकन्सिस्टेंसी आ जाएगी, स्ट्रैटेजी सही तरीके से काम नहीं करेगी, है ना। तो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट का जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स है ना, वो सेम है कि भैया अगर आपके इन्वायरमेंट में चेंज हुआ, चाहे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हो या फिर इंटरनल इन्वायरमेंट में हो, आपकी स्ट्रैटेजी काम सही तरीके से नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि आप स्ट्रैटेजी को अपडेट नहीं कर रहे हो। अगर आपने स्ट्रैटेजी को अपडेट कर दिया, जो चेंजेस आपके हुए हुए चेंजेस के जैसे जैसे आपने चेंजेस किए वैसे वैसे आपने स्ट्रैटेजी को अपडेट भी कर दिया, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है। हमको प्रॉब्लम कब है, जब आप स्ट्रैटेजी को अपडेट नहीं कर पा रहे हो,
ठीक है ना। जब आप स्ट्रैटेजी को अपडेट नहीं कर पा रहे हो तभी रिस्क आएगा कि आपकी स्ट्रैटेजी जो है काम नहीं करेगी सही तरीके से। तो फिर वो चाहे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो लॉन्ग टर्म के अंदर या फिर इंटरनल एनवायरनमेंट में हो लॉन्ग टर्म के अंदर। ये वाला बात मेरे ख्याल से आप सब लोगों को क्लियर रहेगा। बस थोड़ा वर्ड्स के जो है डिफरेंस है कि यहाँ पे जो है उन्होंने ऑप्शनेंस ये वर्ड को यूज़ किया। ऑप्शनेंस यानी कि पुराना हो गया, काम नहीं करने वाला, और इनकन्सिस्टेंसी यानी कि क्या, अगेन काम नहीं कर रहा है अपने लिए। ठीक है, नीचे ऊपर जा रही है सारी चीज़ें, है ना। अपनी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी है वो इनकन्सिस्टेंट हो जाएगी हमारे जो भी चेंजेस हुए उसके साथ में, है ना। तो वो ये वर्ड्स का थोड़ा सा खेल है, बट मतलब सेम है कि भाई स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी, है ना। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मेरे ख्याल से अपने को क्लियर रहेगा। कल तक का पार्ट शायद अपन ने इतना देखा था, इसके आगे भी अपन गए थे। इसके आगे जो है बेसिक उन्होंने जो है ये बताया हुआ है कि अपन जो है क्या कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी एनालिसिस कर रहे हैं। बेसिकली कुछ नहीं कर रहे, अपन स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं, स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 के अंदर ही अपन ने देख लिया, है ना। अपन ने जो है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का भी जो है एग्जाम्पल लिया, नट्टुआ का, जेठालाल और बागा का भी अपन ने एग्जाम्पल लिया कि भैया जो उधर से जो है नट्टुआ का और बागा क्या कर रहे थे, थ्रेट्स बता रहे थे, तो जेठालाल अपनी स्ट्रेंथ्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ बता रहा था, है ना। तो उधर भी अपन ने स्वॉट एनालिसिस देखा था एक तरीके से। अगर आपने लेक्चर नंबर वो नहीं देखा है, मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 7 था वो, अगर आपने लेक्चर नंबर 7 नहीं देखा जिसको मैंने गूगल ड्राइव पे अपलोड किया हुआ है, गूगल ड्राइव पे अपलोड करने का रीज़न ही ये था कि भाई अपना जो उसके अंदर कॉपीराइट आ रहा था बिकॉज ऑफ दैट एग्जाम्पल। वो मैंने एग्जाम्पल क्लास में प्ले किया था वो एपिसोड उनका, जिसमें उन्होंने डिस्कशन किया था वो पूरा, जिससे अपन ने समझा था चैप्टर नंबर 2 का बेस बनाया था अपन ने। तो उस पर कॉपीराइट आ रहा था, तो वो मैंने गूगल ड्राइव पर डाला। तो गूगल ड्राइव पे जाकर के देख लेना, उसका तुमको लेक्चर का लिंक मिल जाएगा इधर। यूट्यूब पे लेक्चर का मैंने उसमें बताया हुआ है, लेक्चर नंबर 7 करके ही मैंने थंबनेल बनाया हुआ है। उसमें लिखा लेक्चर 7 ही है, लेकिन लेक्चर 7 सिर्फ तुमको दिखा है 2 मिनट का है। तो वो 2 मिनट का इसलिए क्योंकि उसके अंदर मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि भाई गूगल ड्राइव पर मैंने अपलोड किया। उसी पार्ट के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो उसका लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन किया हुआ रहेगा तो वहाँ पर भी मैंने जो है गूगल ड्राइव का लिंक डाला हुआ है। एंड आई गेस लेक्चर 8 के डिस्क्रिप्शन में भी आपको जो है गूगल ड्राइव का लिंक मिलने वाला है फॉर लेक्चर 7। तो लेक्चर 7 देखना भूलना मत, बिकॉज उस पे से ही अपना बेस बना हुआ है ना। वो नट्टुआ का, जेठालाल और बागा का एग्जाम्पल कंटिन्यू करके ही मैं तुमको चीज़ों को समझा रहा हूँ। तो जब तक तुम वो लेक्चर 7 देखोगे नहीं तब तक तुमको शायद आगे की चीज़ उतने अच्छे से समझ में ना आए। तो लेक्चर 7 को ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये वाला पार्ट अपन ने जो है कल के इसमें देखा था कि भैया कि अपन ने क्या बोला, स्ट्रैटेजी एनालिसिस तो अपन कर रहे हैं। तो स्ट्रैटेजिक एनालिसिस अपन कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं। बेसिकली स्ट्रेंथ्स देख रहे हैं, वीकनेस देख रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, थ्रेट्स देख रहे हैं, है ना। अच्छा, जब अपन स्ट्रैटेजिक एनालिसिस कर रहे हैं तो अपन दो तरीके से दो इन्वायरमेंट को एनालाइज करेंगे। पहला एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल। एक्सटर्नल की बात अपन चैप्टर 2 के अंदर करने वाले, तो इसके अंदर पर्टिकुलरली हम लोग क्या क्या चीज़ें देखेंगे, किन किन चीज़ों का एनालिसिस करेंगे। तो कस्टमर का एनालिसिस करेंगे, कंप्यूटर का एनालिसिस करेंगे, मार्केट एनालिसिस करेंगे, इन्वायरमेंट का एनालिसिस करेंगे, है ना। तो इंटरनल एनालिसिस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, परफॉर्मेंस का एनालिसिस करेंगे और हमारे जितने भी डिटर्मिनेंट्स रहेंगे दूसरे उनका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इन ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करके हम ये एनालिसिस क्यों कर रहे हैं हम लोग, ताकि हमको हमारा जो है क्या पता चल जाएगा, स्वॉट पता लग जाए। अपने को क्या पता लग जाए, स्वॉट पता लग जाए कि अपने स्ट्रेंथ वीकनेसेस वगैरह क्या है। और एक वर्ड यहाँ पे आप देख सकते हो, अनसर्टेनिटीज़। अनसर्टेनिटीज, आप लोग जब स्ट्रैटेजी को बनाते हो तो काफ़ी सारे प्रिडिक्शन लेकर के चलते हो, काफ़ी सारा एस्टिमेशन आप करते हो कि भाई फ्यूचर में जाके ऐसे ऐसे होगा, फ्यूचर में जाकर के मेरे को लग रहा है ऐसा होगा, तो मैं आज उसके लिए ऐसी स्ट्रैटेजी बना लेता हूँ, है ना। बट ज़रूरी नहीं है फ्यूचर में जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही हो, है ना। काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि जिनके बारे में आपको आज पता नहीं रहता, यानी कि वो अपने लिए अनसर्टन है, अपने को पता नहीं है, सर्टन नहीं है आज की डेट में, है ना। तो काफ़ी सारी अनसर्टेनिटीज़ भी जो है आप जब एनालिसिस करते हो ना, तो थोड़ा उसका भी आपको जो है अंदाज़ा लग जाता है कि भैया फ्यूचर में जाके मेरे को ये शायद दिक्कतें आ सकती है ना। अभी आज की डेट में वो अनसर्टन है, ठीक है, अभी तक क्लियर नहीं वो आएगी या फिर नहीं आएगी, लेकिन जब आप एनालिसिस करोगे ना तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि आ सकती है, चांसेस है कि भाई ये मेजॉरिटी मतलब मेजर ऑफ द टाइम जब भी मैं जो है इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के अंदर जो है जाऊँगा, काम करूँगा, तो मेरे को ये इधर जो है दिक्कत आ सकती है। तो वो उसका तुमको थोड़ा सा जो है आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो इसके इतना इतना इन्होंने डिटेल में यहाँ पे कवर नहीं किया, ये एक डायग्राम उन्होंने बस दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर अपन जो है देख लेते क्या क्या वो लोग कहना चाह रहे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ ये जितनी मार्किंग अपन ने अभी की है, तो ताकि ना अपन फ्रेश तरीके से जो है अभी यहाँ पे चीज़ों को कर सके। बिकॉज एंड में कल के लेक्चर के एंड में थोड़ा सा अपन फास्ट फॉरवर्ड लेके गए थे इधर से, तो क्योंकि वो लाइट वाइट का मैंने तुमको बताया सीन हो रहा था। आज भी हो सकता है, मौसम थोड़ा शांति है तो आज भी शायद हो सकता है वैसा। तो इसके लिए अपन जो है आराम से फटाफट जो है अपना लेक्चर को जो है ख़त्म करते हैं। आ जाओ, अभी तो शुरू की है, अभी ख़त्म करने की बात कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो। ठीक है सर, आ जाओ सर। एक्सटर्नल एनालिसिस आप देख सकते हो। एक्सटर्नल एनालिसिस के पहले, एक्सटर्नल एनालिसिस के अंदर अपन क्या करते हैं पहले उसको समझ लेते हैं। तो एक्सटर्नल एनालिसिस के अंदर अपन सबसे पहले क्या देखते हैं, कस्टमर का एनालिसिस करते हैं। जब अपन एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं यानी कि अपना बेसिकली एक्सटर्नली आपका कस्टमर आपके इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर आता नहीं है, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर आता है। तो सबसे पहले आप कस्टमर को एनालाइज करोगे, ये देखोगे कि भाई कस्टमर की नीड्स क्या है ना। मीन्स उनकी जो नीड्स रहेगी
वही आपका जो धंधा रहेगा, वहीं पे आपका धंधा बनेगा, उनकी जहाँ पे उनके वांट्स रहेंगे, जो भी उनका डिमांड रहेगा, वही आपके लिए वहाँ पे जो है आपका बिजनेस बनने वाला है। तो आप सबसे पहले उनकी नीड्स को समझोगे कि भाई उनकी नीड्स क्या है, वो लोग डिमांड किस चीज़ के कर रहे हैं, उनकी वांट्स क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है ना, वो लोग उनको क्या चीज़ चाहिए, वो आप देखोगे और उसके बेसिस पे आप जो है उनको वो चीज़ पर्टिकुलर चीज़ केटर करोगे। वही आपको मोटिवेशन देने वाले, है ना। अगर कस्टमर आपको अच्छे से डिमांड दे रहे हैं कि भैया हमको तुम्हारा प्रोडक्ट चाहिए, बनाओ प्रोडक्ट हमको दो, हम खरीदने के लिए तैयार है, तो तुमको मोटिवेशन मिलेगा, तुम मोटिवेटेड फील करोगे कि भैया हाँ अपने को भी जो है प्रोडक्ट बना करके उसको बेचना है, क्योंकि वो डिमांड कर रहा है। अगर डिमांड ही नहीं आएगी तो तुम में मोटिवेशन भी नहीं रहेगा। जो भी तुम अगर प्रोडक्शन बिजनेस में हो, तुम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो, तो तुमको वहाँ पे प्रोडक्ट बनाने के लिए ये नहीं आएगा, मोटिवेशन नहीं आएगा। और अगर सर्विस बिजनेस में हो तुम लोग, तो तुमको अपनी सर्विस देने के लिए मोटिवेशन नहीं आएगा, हाँ आजा बैठ जा, एक हाथ कोई कस्टमर वगैरह आया तो उसको सर्विस दी वगैरह, ऐसा ऐसा सीन रहेगा। तो तुमको जो है मोटिवेशन भी मिलेगा। अगर तुम सही तरीके से कस्टमर एनालिसिस करते हो तो तुमको पता लग जाएगा कि भाई कस्टमर मेरे को क्या डिमांड दे रहा है ना, तो तुम उसके डिमांड को केटर कर पाओगे, तुमको मोटिवेशन मिलेगा। अगर कस्टमर सही में डिमांड, उसकी कस्टमर की डिमांड अच्छी खासी आ रही है तो तुमको मोटिवेशन मिलेगा, है ना। तो ये कस्टमर एनालिसिस के अंदर तुमको जो है ये बेनिफिट्स मिलेंगे। अच्छा, जब तुम कॉम्पिटिटर एनालिसिस करो तो तुमको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस के अंदर तो सबसे पहले तुम स्ट्रैटेजिक ग्रुप्स बनाओगे। आगे पॉइंट आने वाला है, स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग करके एक कंसेप्ट आने वाला है ना। तो वो स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग के अंदर अपन समझेंगे कि अपन कैसे स्ट्रैटेजिकली ग्रुप्स बनाते हैं। आप लोग जब आपकी इंडस्ट्री रहती है तो इंडस्ट्री के अंदर वेरियस आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं, अलग अलग कॉम्पिटिटर रहते हैं। जैसे कि अभी टाटा है तो टाटा के लिए सर महिंद्रा उसका एक कॉम्पिटिटर हो गया, है ना। काफ़ी सारी और गाड़ी, ह्युंडई हो गई, ठीक है ना। ऐसे अलग अलग जो है आपके जो ब्रांड्स आते हैं गाड़ियाँ बनाने वाले, उसके लिए जो है मोटर्स, टाटा मोटर्स की सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये अलग अलग जितने भी ब्रांड्स होंगे ना, वो उसके लिए क्या रहेंगे, उसके कॉम्पिटिटर रहेंगे। हर एक कॉम्पिटिटर का अपना अलग अलग साइज़ है ना। कोई कंप्यूटर छोटा रहेगा, कोई कंप्यूटर बड़ा रहेगा, कोई कंप्यूटर उसके इक्वल, मतलब जितना जिस लेवल पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, हमारे सेम लेवल पे वो ऑपरेट कर रहा रहेगा तो हमारे बराबर का कंप्यूटर होगा, है ना। तो अलग अलग साइज़ के अलग अलग जो है उनके मार्केट शेयर होंगे। तो उसके बेसिस पे आप लोग क्या करते हो, उनकी ग्रुपिंग करते हो कि भाई ये सारे बड़े कंप्यूटर है तो इनको अलग से ग्रुप करके एक ग्रुप बना के इनको साइड करो। फिर हमारे जो सेम लेवल पे लोग आ रहे हैं, हम लोग उनका एक ग्रुप बनाएंगे, उनको एक तरफ रखेंगे। तो ऐसे हम लोग अलग अलग ग्रुप बनाएंगे और उसके उसके बाद हम लोग अकॉर्डिंगली आगे जो है वर्क करेंगे। तो एक अलग से एक कंसेप्ट आने वाला है स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग करके। हो सकता है आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन आपको पूछा जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो वो अपन आगे समझेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है ना। इधर तो सिर्फ अपन डायग्राम में समझ रहे कि अपने को बेनिफिट क्या होगा, कि अगर अपन अपने कंप्यूटर को अच्छे से एनालाइज कर दे तो अपन स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग कर सकते हैं, है ना। उसके बाद सर अपन जो है उनकी परफॉर्मेंस को जो है एनालाइज कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस समझ सकते हैं कि वो लोग कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर वो लोग जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि भाई अगर वो लोग ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं तो हम लोग थोड़ा अपने आप को पुश करें, अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा अप करें और कस्टमर को हमारी तरफ अट्रैक्ट करें, है ना। तो हम लोग उनकी परफॉर्मेंस को समझ पाएंगे कि कैसे वो अपनी आज की डेट पे वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं, और अपने साथ उनको जो है अपन जो है कंपेयर कर सकते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस क्या है, उनकी क्या परफॉर्मेंस क्या है। तो ये एक अपने को बेनिफिट मिलेगा। हम लोग उनके ऑब्जेक्टिव समझ पाएंगे, अपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ मैच कर पाएंगे कि भाई हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनके भी ये ऑब्जेक्टिव्स है, मतलब ये तो हमको स्ट्रेट अप कॉम्पिटिशन देने वाले, है ना। तो अपने को ये भी एक चीज़ जो है पता लग जाएगी। उसके बाद सर अपन उनकी स्ट्रैटेजीज़ को जो है थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि भैया ये कौन सी स्ट्रैटेजी लगा रहा है ना। एकदम टू द पॉइंट तो आपको उनकी स्ट्रैटेजी जो है नहीं पता लग पाएगी, लेकिन आपको कुछ आइडिया आ जाएगा कि भाई ये ऐसे ऐसे जो है धंधा करने की कोशिश कर रहा है, तो अपन इसको जो है ऐसे ऐसे काउंटर कर सकते हैं, है ना। आपको थोड़ी बहुत उसकी स्ट्रैटेजी पता लग जाएगी। आप उसके उसके ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत पता कर सकते हो, थोड़ा बहुत जैसे उसके एम्प्लॉय को पकड़ने का, है ना, उसको थोड़ा उसके एम्प्लॉय को थोड़ा सा ऐसे ना चाय पानी देने का, तो वो एम्प्लॉय वगैरह थोड़ा उसके कल्चर के बारे में बताएगा कि कैसा उधर उसके कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर चलता है ना। तो उसके बारे में भी आपको जो है आइडिया लग जाएगा। उसके बाद आपको जो है उसके कॉस्ट स्ट्रक्चर पता लग जाएंगे कि भाई कैसे उसकी कॉस्टिंग है, कितने कितने में उसको रॉ मटेरियल पड़ रहा है, कितने में अपने को रॉ मटेरियल पड़ रहा है। तो वो सारी चीज़ें आपको जो है कंप्यूटर का एनालिसिस करके जो है समझ में आ जाती है, वो फिर आप जो है उसके अकॉर्डिंगली आगे जो है काम कर सकते हो। उसके बाद सर आप किसका एनालिसिस करते हो, एक्सटर्नल एनालिसिस के अंदर आप किसका एनालिसिस करते हो, तो आप मार्केट का एनालिसिस करते हो, है ना। अब मार्केट की साइज़ को समझते हो कि मार्केट कितनी बड़ी है, मार्केट का ग्रोथ होने वाला है कि नहीं होने वाला है, इन फ्यूचर मार्केट का फ्यूचर क्या है वो आप देखते हो, है ना। प्रॉफिटेबिलिटी देखते हो कितनी होने वाली है, कि भाई इस मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल भी है, प्रॉफिटेबल बना सकते हैं कि नहीं अपने बिजनेस को, कि भैया सिर्फ लॉस ही लॉस होने वाला है, प्रॉफिट इतना कुछ बनने वाला है नहीं अपना। तो वो सारी चीज़ें आपको पता लग जाती है। आपको बैरियर्स के बारे में पता लग जाता है कि भाई अगर मेरे को इस पर्टिकुलर मार्केट के अंदर घुसना है तो क्या क्या मेरे लिए बैरियर्स होंगे। बैरियर्स मल्टीपल बैरियर्स हो सकते हैं आपके लिए। हो सकता है एक बहुत बड़ा उधर कंप्यूटर ऑलरेडी प्रेजेंट हो, है ना, जो कि किसको मार्केट के अंदर एंटर ही नहीं करने देता, जिसका मार्केट शेयर ही इतना ज़्यादा है ना, जिसने पूरा मतलब ऑलमोस्ट मार्केट शेयर पूरा कैप्चर करके रखा है। तो वैसे सिचुएशन में आपकी उस इंडस्ट्री के अंदर एंट्री लेना
आपका उस मार्केट के अंदर अपनी एंट्री बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, है ना। और भी बहुत सारे आपके सर हो सकते हैं, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ हो, गवर्नमेंट के कुछ प्रोसीजर्स हो जो कि आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो। जब आप एक नई मार्केट के अंदर घुसोगे तो आपको जो है कुछ जो है ना अच्छा खासा आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा, है ना, आपको अच्छा खासा कैपिटल रिक्वायरमेंट आपका लगेगा। तो मल्टीपल चीज़ें आपके लिए जो है एज अ बैरियर की तरह जो है काम कर सकती है। आने वाले टाइम में हमारे पास एक आगे क्वेश्चन भी आने वाला है कि भाई जब एक नया बंदा अंदर घुसता है मार्केट में, एक नई मार्केट के अंदर एंट्री लेता है ना, एक जब न्यू एंट्रेंट मार्केट के अंदर आने की कोशिश करता है तो उसके लिए बैरियर्स कौन से, तो एक अलग से एक क्वेश्चन आने वाला है आगे, तो अपन वहाँ पे उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। जितनी भी अभी अपन अभी बातें कर रहे हैं ना, धीरे धीरे आगे करके जब आगे आगे जैसे अपन जाते जाएंगे ना, वैसे वैसे आगे सारी बातें डिटेल में आने वाली है। तो अभी तुम एकदम टेंशन मत लो, इसके लिए जो है इसको सिर्फ जो है यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू ही कवर किया गया है। उसके बाद सर आप एक्सटर्नल एनालिसिस के अंदर क्या करोगे, आपके इन्वायरमेंट का एनालिसिस करोगे, है ना। अब आपके इन्वायरमेंट को भी समझोगे, इन्वायरमेंट कैसा है ना, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट देखोगे, कल्चरल इन्वायरमेंट देखोगे, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट देखोगे, गवर्नमेंट देखोगे, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता है, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज फेवर में बनाता है, अपने अगेंस्ट में बनाता है, कैसे बनाता है, क्या वो गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर सेक्टर में, जिस सेक्टर में अपन घुस रहे हैं उस सेक्टर को प्रमोट कर रहा है, डिमोट कर रहा है, वो सारी चीज़ें आपको जो है पता लग जाएगी, है ना। आप डेमोग्राफिक एनालिसिस कर सकते हो। तो ये सारे एनालिसिस के बारे में आगे भी जो है धीरे धीरे अपन जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे तो डिटेल में चर्चा होने वाली है। यहाँ पे जस्ट एक अपन ओवरव्यू ले रहे हैं। उसके बाद सर अपन इंटरनल एनालिसिस की बात करते हैं कि इंटरनल एनालिसिस जब अपन करने जाते हैं तो इंटरनल एनालिसिस के अंदर अपन जो है किन किन चीज़ों को जो है एनालाइज करते हैं। सबसे पहले अपन अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि भाई अपने परफॉर्मेंस कैसे चल रही है ना, क्या अपन प्रॉफिटेबल है, क्या अपन अच्छे से प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, क्या अपनी सेल्स अच्छे से आ रही है कि नहीं, है ना, कस्टमर को अपन क्या सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, क्या जैसा प्रोडक्ट कस्टमर को चाहिए, है ना, क्या अपन वैसा प्रोडक्ट उसको डिलीवर कर पा रहे हैं, क्या हम उसके एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड जा करके तो प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर रहे। आगे एक कंसेप्ट आने वाला है आपका, कौन सा, वैल्यू एडिशन का जो एक कंसेप्ट आने वाला है। मेरे ख्याल से मैं मतलब वैल्यू एडिशन तो नहीं, वैल्यू रिलेटेड कंसेप्ट आने वाला है जिसमें आपका कस्टमर कितना वैल्यू देता है आपके प्रोडक्ट को, है ना। जितना ज़्यादा कस्टमर आपके प्रोडक्ट को वैल्यू देगा, है ना, जितना वैल्यू इन द सेंस कि जितना मतलब उसके लिए वो प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, जितना उसका प्रोडक्ट जो है उसको पसंद है आपका, है ना, जितना मतलब वो अपने आप को रोक ही नहीं सकता आपका प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए, फिर आपकी सर्विस यूज़ करने से, है ना। तो उतना ज़्यादा आपके पास अपने आपके प्रोडक्ट का फिर आपके सर्विस को वो वैल्यू कर रहा है, ठीक है ना। जितना ज़्यादा वो वैल्यू कर रहा है उतना ज़्यादा आपका फॉर्म जो है प्रॉफिटेबल होगा और उतना ज़्यादा आपके फॉर्म के लिए जो है अच्छा होगा, आपके फॉर्म के लिए बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, आपके फॉर्म को, है ना। तो फिर आपके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है ये आपको पता लग जाएगी जब आपका परफॉर्मेंस देखोगे, ठीक है। फिर आपका रिलेटिव कॉस्ट कितना कॉस्ट लग रहा है आपको, जो भी आपका प्रोडक्ट है या फिर जो भी आपकी सर्विस है उसको बनाने के लिए आपको कितना कॉस्ट लग रहा है। आप आपकी जो है अलग अलग जो है रिसर्चेज भी कर सकते हो, है ना। आप नए प्रोडक्ट लेकर के आ सकते हो, आपको पता लग जाएगा कि भैया यहाँ पर जो है ये रिसोर्सेज जो है मैं अभी तक यूटिलाइज नहीं कर रहा हूँ, इन रिसोर्स को भी अगर मैं यूटिलाइज कर लूँ तो मैं इस एक नया प्रोडक्ट लेकर के आ सकता हूँ, मेरा पोर्टफोलियो में जो है और डाइवर्सिफाई कर सकता हूँ। तो ये भी चीज़ें आपको पता लग जाएगी, है ना। आप आपके जितने भी रिसोर्सेज है उनको अच्छे से यूज़ कर पाओगे। आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है आप उसके बारे में पता कर पाओगे कि भाई आप एम्प्लॉय लोग जितने हैं आपके, क्या एम्प्लॉय लोग वगैरह सेटिस्फाइड है कि नहीं, है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ है सही तरीके से काम कर पा रहे हैं, सही तरीके से एक वर्क कल्चर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वो सारी चीज़ें भी जो है आप जो है क्या कर पाओगे, एनालाइज कर पाओगे जब आप क्या कर रहे हो, इंटरनल एनालिसिस के अंदर परफॉर्मेंस को आपकी एनालाइज कर रहे हो, है ना। उसके बाद सर आपका आता है डिटर्मिनेंट एनालिसिस। अब ये डिटर्मिनेंट एनालिसिस क्या है इसको समझते हैं सर। पास्ट एंड करंट स्ट्रैटेजी, आपकी क्या पास्ट स्ट्रैटेजी रहती थी, है ना, आपकी करंट स्ट्रैटेजी क्या है। पास्ट स्ट्रैटेजी जब आपकी थी तो परफॉर्मेंस आपका कैसा था, आज जब आप करंट स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रहे हो, जो भी आपकी करंट स्ट्रैटेजी रहेगी तब परफॉर्मेंस कैसा है, परफॉर्मेंस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, उतना ही है, क्या पोजीशन है ये आप चेक कर पाओगे, है ना। आपके क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको जो है फेस करने को मिलने वाले हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आप आज की डेट में फेस कर रहे हो, है ना। ये सारी चीज़ आपको पता लग जाएगी। आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, आपके कंस्ट्रेंट्स क्या है, ठीक है, कौन से रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, कौन से रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल नहीं है। जो रिसोर्स आपके पास अवेलेबल नहीं है तो एक तरीके से आपका कंस्ट्रेंट आ गया, एंड जो रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है तो एक तरीके से आपकी जो है कैपेबिलिटी बढ़ गई, है ना। से फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो है एक एक्सपर्ट बंदा है, ठीक है, जो कि से फॉर एग्जांपल R&D सेक्टर की अगर बात करें तो R&D सेक्टर में अगर आपके पास एक एक्सपर्ट बंदा है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा इनोवेशन आपके लिए करता है ना, नई नई जो है मार्केट रिसर्च जो है आपके लिए कंडक्ट करता है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होती है, तो आपके लिए एक ये अच्छा बात होगा, आपकी आपकी ये कैपेबिलिटी है कि आप R&D जो है बहुत अच्छे से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास एक अच्छा रिसोर्स है, ठीक है। वही अगर मैं बोल लूँ कि अगर एक दूसरी कंपनी जिसकी R&D टीम इतनी अच्छी नहीं है, जो कि इनोवेशन इतना नहीं कर पाती है, जो कि बस दूसरा जो कॉम्प्यूटर करता है उसको कॉपी करती है, तो अपन क्या बोलेंगे कि भाई उसके पास कंस्टेंट है, R&D का कंस्टेंट है। हो सकता है अभी वो कंस्टेंट इस वजह से कि उसके पास उतने पैसे नहीं है ना, यानी कि रिसोर्स नहीं है, उसके पास मनी नहीं है ना, या फिर कोई भी अलग उसका मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं कि वो करना ही नहीं चाहता है, उसमें इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहता है, मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। तो ये कंस्टेंट्स एंड कैपेबिलिटीज़ आपको जो है पता लग जाएगी, है ना। आपके जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, पैसा कितना लगने वाला है, वो सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगी। स्ट्रेंथ वीकनेसेस वो तो इन जनरल अपन ने यहाँ पर भी देखा कि बेसिकली अपन कुछ
कुछ नहीं कर रहे, ये सब करके अपने को स्वॉट एनालिसिस पता लग रहा है, अपने अपन स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं ये सारी चीज़ें करके। तो ये सारा जो है आपका मोटा मोटी जो है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के अंदर आप चीज़ें करने वाले हो, ठीक है। उसके बाद सर अपन आगे देखते हैं, आगे वो लोग क्या बोल रहे हैं, स्ट्रैटेजिक आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन, कि भाई स्ट्रैटेजी को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि भाई आपके जो है काम करने का तरीका कैसा है, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी को आप जो है अपनी बनाओ और सिलेक्ट करो, या फिर बनाओ जैसी आपकी मर्जी रहे वैसा आप कर सकते हो, है ना। जब आप स्ट्रैटेजी को जो है बना रहे हो तो आप वेरियस स्ट्रैटेजिक अल्टरनेटिव देखो कि भैया मेरे को अपना जो प्रोडक्ट है वो प्लास्टिक से बनाना है, मेटल से बनाना है ना, वुड वगैरह से बनाना है, किससे बनाना है। बेसिकली आपके स्ट्रैटेजिक अल्टरनेटिव्स हो गए, बेसिकली आपके सब्स्टिट्यूट्स हो गए कि कौन से प्रोडक्ट को आप यूज़ करके जो है आपका प्रोडक्ट बनाने वाले हो, है ना। फिर उसके बाद आपकी स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करो कि कौन सी स्ट्रैटेजी को चूज़ करके आप जो है कि आप हैंडमेड बनाने वाले हो। हैंडमेड बनाने के बाद अगर हैंडमेड नहीं बनाना है, आप ऑटोमेशन करने वाले हो, है ना, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी, ऑटोमेटेड आप सारा काम करने वाले हो कि मैनुअल काम करने वाले हो, ये आपकी एक आपको स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। फाइनली जब आपने स्ट्रैटेजी सिलेक्ट कर लिया उसको अब आपको क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। एंड इंप्लीमेंट करने के बाद आपको रिव्यू करना पड़ेगा कि भैया आपकी स्ट्रैटेजी जो आपने अब इंप्लीमेंट की है क्या वो आपके लिए सही साबित हो रही है, क्या वो आपके लिए अच्छे से काम कर रही है। ये भी चीज़ें आपको जो है क्या करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। तो अब आई होप आपको इतना सारा पार्ट जो है यहाँ तक का पार्ट क्लियर होगा मोटा मोटी। कल कल अगर आप देखोगे तो ये बस ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम अपन थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड लिखे गए थे, तो इसको मैंने आज के लेक्चर में जो है अच्छे से जो है यहाँ पे कवर किया। शुरुआत का अपन ने थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे रिवाइज भी किया कि भाई क्या अपन ने जो है कल के लेक्चर में देखा। आज का जो फ्रेश पार्ट है वो अपना यहाँ से शुरू होने वाला है, जो कि आप देख सकते हो ये एक अलग से ऑल टुगेदर एक अलग पैरा है यहाँ पे मॉड्यूल के अंदर। अगर आप जाके देखोगे तो ऑल टुगेदर एक अलग पैरा है। तो लिमिटेशन जो इश्यूज़ वाला पार्ट था, सॉरी लिमिटेशन बोल रहा हूँ, जो इश्यूज़ वाला पार्ट था वो अपना क्वेश्चन जो है खत्म होता है, ठीक है ना। इश्यूज़ वाला जो अपना क्वेश्चन है वो अपना खत्म होता है कि क्या इश्यूज़ आपको फेस करने को मिलेंगे जब आप क्या कर रहे हो, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस कर रहे हो। तो ये वाला पार्ट जो है आपको जो है मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से। आप अच्छे से आप एक बार लेक्चर देख लेना तो सारा कुछ आपको जो है दिमाग में चले जाएगा, फिट हो जाएगा एकदम, ठीक है। तो 3 आपके इश्यूज़ थे जो कि अपन ने जो है आज और कल में कंप्लीट किए। आज अपन जो है अपने लेक्चर को जो है आगे लेके जाते हैं, अपने चैप्टर को जो है आगे लेके जाते हैं और देखते हैं कि आगे का पार्ट क्या होने वाला है। ओके सर, अपन अभी जो है क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे सर जो अभी अपनी बातचीत होने वाली है वो इंडस्ट्री के बारे में होने वाली है कि भाई इंडस्ट्री के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने वाले है ना। इंडस्ट्री के अंदर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे ऑपरेट करेगी, है ना, क्या क्या उसको चैलेंजेस फेस करने को मिलने वाले। और बेसिकली अपन मोटा मोटी जो है आपके इंडस्ट्रीज़ को समझेंगे, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ का एग्जाम्पल लेंगे अपन, है ना। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, सारे एग्जाम्पल्स अपन लेंगे और समझेंगे कि आपकी अलग अलग इंडस्ट्री जो है किस तरीके से वर्क करती है और क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स रहने वाले। तो अपना जो शुरू करते हैं अपन आज का पार्ट अपना, इट इज़ एविडेंट दैट इंडस्ट्रीज डिफर वाइडली इन देयर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। हर एक इंडस्ट्री के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, है ना। फूड इंडस्ट्री में चले जाओ, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में चले जाओ, है ना, क्लोथिंग इंडस्ट्री में चले जाओ, सबके अपने अलग अलग कुछ ना कुछ जो है क्या रहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे। कॉम्पिटेटिव सिचुएशन सबके अपने अलग अलग कॉम्पिटेटिव सिचुएशन रहेंगे, है ना, कहाँ पे कॉम्पिटिशन अच्छा रहेगा, कहाँ पे कॉम्पिटिशन जो है ओके ओके रहेगा, सबके अपने अपने जो है कॉम्पिटेटिव सिचुएशन रहेंगे। एंड फ्यूचर प्रॉफिट प्रोस्पेक्ट्स, है ना, हर एक इंडस्ट्री के अपने अलग अलग प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी। कोई इंडस्ट्री में ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी रहेंगी तो कोई इंडस्ट्री में कम प्रॉफिटेबिलिटी रहेंगे। द इकोनॉमिक कैरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री वेरीज अकॉर्डिंग टू सच फैक्टर्स एज ओवरऑल साइज, ठीक है ना। आपकी जो इकोनॉमिक कैरेक्टर है, आपकी एक इंडस्ट्री के इकोनॉमिक कैरेक्टर है, वो वेरियस फैक्टर्स के बेसिस पे जो है डिफर करने वाले हैं। जैसे कि आपके जो है ओवरऑल साइज हो गया, हर एक इंडस्ट्री का साइज अलग अलग होगा। किसी इंडस्ट्री का साइज 50,000 करोड़ का होगा, तो किसी इंडस्ट्री का साइज 20,000 करोड़ का होगा, है ना। अपन शार्क टैंक देखते हैं तो शार्क टैंक के अंदर बोलते हैं ना कि भाई आपके इंडस्ट्री का साइज कितना होगा, क्या आपको कुछ उसका आइडिया है। टैम क्या होगा, टोटल एड्रेसेबल मार्केट क्या होगा, है ना। वो क्वेश्चन पूछता है ना अनुपम कि भाई बताओ आपकी इंडस्ट्री का टाइम क्या है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट क्या है। तो बेसिकली वो ये पूछना चाह रहा है, ये समझना चाह रहा है कि भाई आपकी इंडस्ट्री का साइज़ क्या है, ठीक है, कि आप जिस इंडस्ट्री में जो है धंधा बनाना चाहते हो उस इंडस्ट्री का साइज़ क्या है। उस इंडस्ट्री के साइज़ को जो है समझ करके उनको क्या समझता है कि भैया ये इंडस्ट्री के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बन सकती है, कितने अपॉर्चुनिटीज़ फ्यूचर में जाके मिलेगी, क्या कॉम्पिटेटिव सिचुएशन चलता है उस इंडस्ट्री के अंदर। तो मोटा मोटी अपने को आइडिया लग जाता है उसके साइज़ से। तो इसलिए अपना अपना जो एक फैक्टर है जिसके बेस पर आपकी इंडस्ट्रीज जो है वेरी करती है, मतलब अलग अलग आपके इंडस्ट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि आपका उनका साइज़ अलग अलग रहता है, ठीक है, फिर उनकी ग्रोथ अलग अलग रहती है, सबका ग्रोथ रेट अलग अलग रहता है। कोई इंडस्ट्री जो है ना धीरे धीरे ग्रो कर रही होगी, तो कोई इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो कर रही होगी, है ना। फिर आपका टेक्नोलॉजी, पेस ऑफ टेक्नोलॉजी का चेंज, कोई इंडस्ट्री होगी जिसके अंदर टेक्नोलॉजिकल चेंज बहुत ज़्यादा रैपिडली हो रहा है, तो किस में इतना टेक्नोलॉजिकल चेंज नहीं हो रहा है। जैसे कि अभी जो आपकी क्लोथिंग इंडस्ट्री होगी, तो क्लोथिंग इंडस्ट्री में सर ऐसा एक आपका क्लोथिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे होते हैं सर लोग जो कि हैंडमेड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना, जो कि अपने हाथों से जो है आपके क्लोथ्स को बनाते हैं। जैसे कि वुलन इंडस्ट्रीज़ में
होते हैं अपने, है ना, जो कि हाथ से पूरा जो है सारा कुछ बनाते हैं। तो वहाँ पर इतना जो है टेक्नोलॉजिकल चेंज का पेस जो है कम रहता है, वहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजी का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, क्योंकि आप मैनुअली जो है सारी चीज़ें कर रहे हो। वहीं अगर आप जो है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में जाओगे तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर जो टेक्नोलॉजिकल चेंज का पेस कितना ज़्यादा है, आए दिन कोई ना कोई नए फ़ोन निकलते रहते हैं, आए दिन कोई ना कोई नया लैपटॉप, कोई ना कोई जो है ना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट निकलता रहता है। स्मार्ट वॉच तो भाई मतलब भयंकर, कभी भी कोई भी तुम अमेजोन जाओ, फ्लिपकार्ट जाओ, तुमको कोई ना कोई नई वॉच उधर देखने को मिलेगी, स्मार्ट वॉच, है ना। तो पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज वहाँ पे ज़्यादा है, तो कोई इंडस्ट्री में कम है तो कोई इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो तुमको समझ में आ रहा है ना अपन क्या समझ रहे हैं, अपन देख रहे हैं कि जो ये इंडस्ट्री है, अलग अलग इंडस्ट्री है, वो कौन से फैक्टर्स के इस पर वेरी करती है, मतलब क्यों आपकी अलग अलग इंडस्ट्री जो है अलग अलग क्यों है, सारी इंडस्ट्री एक जैसी क्यों नहीं है, अलग अलग इंडस्ट्री क्यों है, बिकॉज हर एक इंडस्ट्री का साइज अपना अलग अलग है ना, ग्रोथ अलग है, टेक्नोलॉजिकल चेंज का जो पेस है, यानी कि जितने तेज़ी से टेक्नोलॉजिकल चेंज होता है, वो टेक्नोलॉजिकल चेंज का पेस वो है ना, स्पीड, मतलब कि कितना रैपिडली जो है वो चेंज हो रही है, वो अलग अलग है, कितने तेज़ी से जो है टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है, वो अलग अलग है, ठीक है। जोग्राफिक बाउंड्रीज जो है अलग अलग है ना। हो सकता है कोई पर्टिकुलर आपके एरिया में जाकर के कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री आपको मिले ना, ठीक है ना, कहीं पे आपको कोई फिर आपका जो है मतलब देखते हो ना अपन, कोई कोई ऐसे कोई कोई एरियाज़ में, जैसे कि अपन एग्जांपल ले अपन तो अपना किस चीज़ का अपन यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, जोग्राफिक बाउंड्रीज पे अपन होता है ना कि यार वैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के इस रीजन में जो है पर्टिकुलर चीज़ की कमी रहती है, मतलब वहाँ पे उस पर्टिकुलर चीज़ का प्रोडक्शन नहीं होता है। से फॉर एग्जांपल अपन जो है ये देख लेते हैं ना कि एक पर्टिकुलर चीज़, मतलब फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स का जो है आपका जो है फार्मिंग वगैरह का हो गया, तो कोई आपका जैसे अभी राजस्थान साइड पे, मेरे को नहीं पता क्या मतलब उसका सिचुएशन रहता है, तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं राजस्थान के अंदर इतनी फार्मिंग वगैरह नहीं होती है, वहाँ पे जो है अपने को जो है सारी चीज़ें जो है इंपोर्ट वगैरह करानी पड़ती है, दूसरे दूसरे मतलब सिटीज़ से जो है मंगाना पड़ता है गुड्स वगैरह। तो वैसे अपने को जो है अलग अलग जोग्राफिक बाउंड्रीज के बेसिस पे आपका जो है मार्केट डिफर करेगा, कि भाई फॉर एग्जांपल वहाँ पे कुछ ऐसे कमियाँ हैं जिसकी वजह से अपन वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं कर सकते, है ना। तो वहाँ पे जो फिर अपने इंडस्ट्री जो है थोड़ा सा लिमिट हो जाता है, अपना इंडस्ट्री का जो है थोड़ा सा वहाँ पे साइज़ कम हो जाता है, उसकी वजह से थोड़ा सी जो है चीज़ें अपनी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो यहाँ पे जो है उसका उसका भी जो है कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे उसके बेसिस पे भी जो है आपकी इंडस्ट्री जो है यहाँ पे क्या होती है सर, वेरी करती है, आपका अलग अलग इंडस्ट्री अलग अलग होती है आपकी जोग्राफिक बाउंड्रीज के बेसिस पे, विच कैन बी एक्सटेंड फ्रॉम लोकल टू वर्ल्ड वाइड। कुछ मार्केट हो सकती है आपकी लोकल हो, कुछ मार्केट हो सकती है आपकी वर्ल्ड वाइड हो, है ना। द नंबर एंड साइज ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, कितने नंबर ऑफ बायर्स है, कितने नंबर ऑफ सेलर्स है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, उसके बेसिस पे जो है आपका जो है वेरियंस आएगा। वेदर सेलर्स प्रोडक्ट्स आर वर्चुअली आइडेंटिकल और हाईली डिफ्रेंशिएटेड, क्या आपके सेलर के जो प्रोडक्ट है क्या वो आइडेंटिकल है या फिर हाईली डिफ्रेंशिएटेड है, यानी कि आप सर कॉपी कर रहे हो सिर्फ, ठीक है ना। से फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि यार ये पेन हो गई, अब ये पेन कितनी कॉमन है, इसमें कुछ डिफ्रेंशिएशन नहीं है, नॉर्मल सा पेन है, प्लास्टिक का पेन है, थोड़ा सा स्टील यूज़ किया है, ठीक है, इसको खोल के बस अपने को लिखना है, कुछ ऐसा नहीं कि भाई जो इसके अंदर इंक है वो गोल्ड की इंक है ना। अगर इसके अंदर की इंक गोल्ड की इंक रहती तो फिर ये एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बन जाता, लेकिन इसके अंदर तो नॉर्मल इंक है, नॉर्मल ब्लैक ब्लैक इंक है इसके अंदर, जो बाकी पेनों में भी आपको मिल जाएगी, तो इसके अंदर कुछ डिफरेंशिएशन नहीं है, आइडेंटिकल है, पेन है, कोई भी पेन उठा लो, कोई ऐसे इसके अंदर यूनिकनेस नहीं है। हाँ, लेकिन अगर इसके अंदर की जो इंक है वो मैंने प्योर गोल्ड की इंक भर दी कि भैया इसके अंदर जो तुम इससे जो भी तुम वर्ड लिखोगे, जो भी चीज़ तुम लिखोगे वो सुनहरे अक्षरों से तुम लिखोगे, क्योंकि उसके अंदर गोल्ड है, रियल गोल्ड डाल के रखा है मैंने, लिक्विड गोल्ड, है ना, गोल्ड की रिफिल बना के उसके अंदर मैंने डाली हुई है। तो फिर ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा, है ना, अलग हो जाएगा, हटके बन जाएगा। तो तुम्हारे प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि तुम्हारे इंडस्ट्री जो है मतलब उस तुम्हारे प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन के ऊपर भी तुम्हारा इंडस्ट्री जो है वेरी करेगा कि तुम कौन से इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हो, है ना। तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट कैसा है, ये भी अपने प्रोडक्ट आइडेंटिकल है, ठीक है ना। अभी जैसे कि अभी ये पेन है, फिर यहाँ पे एक और एक पेन है ना, ऐसे मल्टीपल पेन है, ये पेन है, सब लिखेंगे तो वही चीज़ ना, ये वाला पेन है, ठीक है, सब लिखेंगे तो वही चीज़ ना। ब्लैक पेन है, सारे के सारे ब्लैक पेन है, सारे लिखेंगे आपके ब्लैक कलर में, है ना। सारे के सारे ब्लू पेन है तो सारे लिखेंगे ब्लू कलर में, तो सारे के सारे आइडेंटिकल है ना, पेन है, बस थोड़ा बहुत शेप अलग है और कुछ नहीं, है ना। बट यही मैंने बोल दिया कि इसमें से ये वाला पेन है जो कि गोल्डन गोल्डन इंक है इसके अंदर, तो ये डिफ्रेंशिएट हो गया, ये इनके अंदर गोल्डन इंक नहीं है, इसके अंदर रियल गोल्ड की इंक है, तो ये क्या हो गया, ये डिफ्रेंशिएट हो गया, ये डिफ्रेंशिएट हो गया। तो उसके बेसिस पे भी जो है आपकी इंडस्ट्री जो है वेरी करेगी, अलग अलग आपकी इंडस्ट्री जो है बनती जाएगी। द एक्सटेंट टू विच कॉस्ट आर अफेक्टेड बाय इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। अच्छा, अब इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल इस कंसेप्ट को अपन समझते हैं कि भाई इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्या होता है, बेसिकली जितना आप जो है आपका ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे ना, उतना ज़्यादा आपका पर यूनिट कॉस्ट जो है कम होता जाएगा, है ना। से फॉर एग्जांपल मैं जो है आज की डेट में क्या कर रहा हूँ, से फॉर एग्जांपल अगर हम छोटा सा अपन कैलकुलेशन करें, ठीक है, से फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो है आज की डेट में जो है 1000 प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ। से फॉर एग्जांपल जो है मैं फ़ोन बना रहा हूँ, ठीक है ना, फ़ोन बना रहा हूँ। से फॉर एग्जांपल मैं जो है वीवो अपनी कंपनी रहती है ना, तो मैं से फॉर एग्जांपल वीवो हूँ और मैं फ़ोन बनाता हूँ, ठीक है। तो समझ लो कि मैं जो है हज़ार पीस का जो है मेरा मैन्युफैक्चर रहता है, एक एक बैच में मैं जो क्या करता हूँ, 1000 जो है वीवो के फ़ोन जो है मैन्युफैक्चर करता हूँ। और वो 1000 फ़ोन को मैन्युफैक्चर करने का जो मेरा कॉस्ट है,
ठीक है ना। पर यूनिट जो कॉस्ट है वो मेरा से फॉर एग्जांपल मेरे को 1000 फ़ोन मैन्युफैक्चर करने का कॉस्ट से फॉर एग्जांपल जो है 5 लाख रुपए लगता है। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ तुमको एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 1000 अगर आप करोगे तो कितना आ रहा है 500। तो मेरा पर यूनिट कॉस्ट कितना हो गया 500। अब जैसे ही मैं मेरे प्रोडक्शन को बढ़ा दूंगा, देखना ये पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगा, है ना। ये पर यूनिट कॉस्ट क्या होएगा, कम हो जाएगा। मैंने मेरे प्रोडक्शन को थोड़ा सा बढ़ा दिया, मैंने से फॉर एग्जांपल जो है प्रोडक्शन को बढ़ा के कितना कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने प्रोडक्शन को बढ़ा के कर दिया कि भाई मैं 1000 यूनिट बना रहा था, ठीक है, अब मैं बना रहा हूँ 1500 यूनिट। अब मैं कितना यूनिट बना रहा हूँ 1500 यूनिट बना रहा हूँ। तो सर अपना जो पर यूनिट कॉस्ट है, ठीक है ना, जो अपना पर यूनिट कॉस्ट ना वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आपका कब अचीव होता है, आपको जैसे जैसे आपका जो है प्रोडक्शन बढ़ते जाता है और आपका पर यूनिट कॉस्ट कम होते जाता है, जैसे जैसे आपका जो है आप जो है ज़्यादा स्केल पे मैन्युफैक्चर करोगे, जितना ज़्यादा आप लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर करोगे ना, जितना ज़्यादा आप लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर करोगे ना, उतना आपका पर यूनिट कॉस्ट जो है कम होते जाएगा। तो अब हम आपको बोलेंगे आपको इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मिल रहा है, यानी कि आपको आपका स्केल बढ़ाने की वजह से आपको बेनिफिट हो रहा है, स्केल बढ़ाने की वजह से क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है ना। तो आपका पर यूनिट कॉस्ट जो है ड्रॉप डाउन होता जा रहा है। अपने एग्जाम्पल में अपन ने क्या बोला कि भाई वीवो का जो है फ़ोन 1000 फ़ोन बनाने के लिए अपने को जो है 5 लाख यूनिट जो है 5 लाख रुपए का जो है अपने को खर्चा आता है। तो अपन ने देखा 500 रुपये का अपने को कॉस्ट पड़ रहा है। यहीं पे मैं जो है क्या कर रहा हूँ, मेरा जो है स्केल बढ़ा दे रहा हूँ, यानी कि मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग करने का जो मेरा कैपेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग करने जितने मैं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ उसको मैं जो है नंबर को बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर में क्या कर रहा हूँ, बढ़ा दे रहा हूँ। तो मैं 1000 के बदले अभी जो है 1500 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, है ना। तो मेरा कहीं ना कहीं जो है पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। पर यूनिट कॉस्ट जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल मेरे को जो है क्या लग रहा है, एक सेकंड, ठीक है। तो से फॉर एग्जाम्पल मेरा क्या हो रहा है सर यहाँ पे, एक सेकंड, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ रहा है इसके लिए। हाँ, तो फिर सर मेरा पर यूनिट कॉस्ट जो है क्या हो जाएगा, पर यूनिट कॉस्ट जो है मेरा कहीं ना कहीं जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा सर। जैसे जैसे मैंने क्या कर दिया, मैंने स्केल को बढ़ा दिया सर। तो इसके स्केल की वजह से जो भी जो है क्या होता है सर, इंडस्ट्री के ऊपर जो है क्या होता है, इंडस्ट्री जो है वेरी करती है। एंड द टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज टू बाय एक्सेस बायस, कि कौन से टाइप के आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है आप यूज़ करते हो, है ना। जो कौन से डिस्ट्रीब्यूशन, आप ऑनलाइन बेच रहे हो, आप ऑफलाइन माल बेच रहे हो, है ना। तो आप कौन सा आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, उसके बेसिस पे भी जो है आपका जो है इंडस्ट्री जो है वो वेरी करेगा। मार्केट के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है, मिल रही है ना। मार्केट के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है, उसके बेसिस पे जो है आपका जो है इंडस्ट्री वेरी करेगा। डिस्पोजेबल इनकम कितना है ऑफ प्रोस्पेक्टिव बायर, यानी कि कितना ज़्यादा जो है पैसा आप जो है खर्चा कर सकते हो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो है अक्वायर करने के लिए। और प्रोस्पेक्टिव बायर्स, गवर्नमेंट का सपोर्ट कितना आपको मिल रहा है ना। इन सारी चीज़ों के बेसिस पे जो है आपकी इंडस्ट्री जो है क्या होगा, इंडस्ट्री सॉरी इंडस्ट्री जो है क्या होगा, इंडस्ट्री जो है वेरी करेगी, अलग अलग आपकी इंडस्ट्री जो है बनती जाएगी इन सारे फैक्टर्स के बेसिस पे सर। उसके बाद सर अपन आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है सर। इन सम इंडस्ट्रीज कॉम्पिटिशन फोकसेस ऑन हु हैज़ द बेस्ट प्राइस। इन सम इंडस्ट्रीज कॉम्पिटिशन फोकसेस ऑन हु हैज़ द बेस्ट प्राइस। कुछ इंडस्ट्री में आपका जो कॉम्पिटिशन जो है फोकस करता है कि भैया किसके पास बेस्ट प्राइस है, कौन सबसे सस्ता दे रहा है, कौन सबसे बेस्ट प्राइस पे दे रहा है ना। वाइल इन द अदर कॉम्पिटिशन इज सेंटर्ड ऑन क्वालिटी, लेकिन कुछ कॉम्पिटिशन होता है क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है कि भाई किसका प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है ना। किधर कंपटीशन चलता है प्राइस के बेसिस पे कि भाई कौन सबसे ज़्यादा अच्छा प्राइस देगा। किधर जो है आपका जो है कंपटीशन चलता है प्रोडक्ट के बेसिस पे कि कौन सबसे अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट देगा, है ना। जैसे कि आपका सर जो है एज इन मॉनिटर्स फॉर पीसीज एंड लैपटॉप्स, कि भाई जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर के अंदर जो है आपका जो है क्या चलता है, मॉनिटर के अंदर आपका क्वालिटी चलता है। आप देखते हो तो मॉनिटर अपने को सस्ते नहीं मिलते, मॉनिटर अपने को जो है महंगे मिलते हैं, ठीक है ना। आज के डेट में अगर आप अच्छा खासा मॉनिटर लेने जाओगे तो आपको जो है आएगा 10,000 तक का, है ना। तो वो उससे उससे कम में तो आपका आएगा नहीं, ठीक है। तो आपको जो है क्या हो जाए, वहाँ पे क्वालिटी की वजह से आपको जो है ज़्यादा प्राइस देखना पड़ा। आप बोलोगे यार एक छोटा सा स्क्रीन है, मॉनिटर है, उसके लिए मेरे को जो है 10,000 रुपये देना पड़ रहा है, मतलब यार इसमें तो मैं कोई अच्छा सा फ़ोन वगैरह ले लूँ, उसके अंदर तो काफ़ी सारे फंक्शंस वगैरह भी मेरे को देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो है मॉनिटर खरीदो, उसके बाद अलग से पूरा पीसी पूरा बिल्ड करो, तो पैसा आप मेरे को कहीं ना कहीं जो है ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो अपन ज़्यादा क्यों लगा दे, ताकि अपने को क्वालिटी मिले। जो काम आप जो है पीसी पे कर पाओगे, जो जो आप हाई एंड परफॉर्मेंस वहाँ पे अचीव कर पाओगे, वो शायद आप एक फ़ोन में ना कर पाओ, है ना। तो उसकी वजह से आप कर पाओगे, वहाँ पे आपको जो है ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो वहाँ पे जो कंपटीशन चल रहा है वो चल रहा है आपकी क्वालिटी के बेसिस पे, ना कि प्राइस के बेसिस पे। सस्ते मॉनिटर आपको अपने को नहीं मिलते। 4-5 हज़ार के अगर आपको मॉनिटर अगर आप लेने जाओगे तो वहाँ पे क्वालिटी कहीं ना कहीं फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, है ना। जहाँ पे आपको प्राइस सस्ता मिल रहा है वहाँ पे क्वालिटी पे कंपटीशन बिल्कुल नहीं हो रहा है, वहाँ पे सिर्फ प्राइस पे हो रहा है कि भाई कौन कितना सस्ता दे रहा है। जहाँ पे क्वालिटी पे कंपटीशन हो रहा है वहाँ पे ये कंपटीशन हो रहा है कि भाई कौन कितना अच्छा प्रोडक्ट दे सकता है, कौन कितने अच्छे फीचर्स, इतने अच्छे क्वालिटी के साथ जो है प्रोडक्ट जो है दे सकता है। उसके बाद सर और प्रोडक्ट फीचर्स एंड परफॉर्मेंस की, ठीक है। कुछ आपके जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन्स हो गए, है ना। मोबाइल फ़ोन्स के अंदर आप देखे अपन देखते हैं कि अलग अलग फीचर्स आते रहते हैं, ठीक है। किसने जो है कुछ 100x जूम दे दिया, ठीक है ना। तो कोई 150x जूम लेकर आया, कोई 200x जूम लेकर आया। अपन जब कैमरा खींचते तो उसके अंदर जूम करते ना अपन, तो जूम आप बढ़ा रहे हो,
कि कोई 100x जूम कर रहा है, 100 टाइम जूम कर सकता है, तो कोई 200 टाइम जूम कर सकता है, ठीक है ना। किसका जो है गेमिंग करने के लिए परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो किसका गेमिंग करने के लिए परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो परफॉर्मेंस एंड फीचर्स के बेस पे आप जो है यहाँ पे क्या करते हो, कम्पीट करते हो मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर पे, ठीक है। और मॉनिटर्स एंड पीसीज के अंदर के बेसिस पे आप किसके अंदर कर रहे हो, क्वालिटी रिलायबिलिटी, कि भाई मेरा क्वालिटी अच्छा है ना, मेरा रिलायबिलिटी अच्छा है, तो उसके बेसिस पे मतलब अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग तरीके से कंपटीशन जो है चलता है, ठीक है। एंड क्विक सर्विस एंड कन्वीनियंस, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग एंड फास्ट फूड के अंदर अपन देखते हैं कि अपने को जो जितना जल्दी खाना बना करके देगा, अपन वहाँ पे जाके खाना खाने को जाएंगे, ठीक है ना। अपने पास थोड़ा ना इतना टाइम है, अपने को भूख ज़्यादा लगता है एक तो, है ना, तो अपन उस एरिया में जाएंगे, जिस उस रेस्टोरेंट में जाएंगे, उस आपके जो है नो फास्ट फूड चेन में जाएंगे जिधर अपने को खाना जल्दी मिल रहा है ना, जिधर अपने को सर्विस जल्दी मिल रही है। ऑनलाइन शॉपिंग भी अपन वही से करेंगे जहाँ से अपने को अपना प्रोडक्ट जल्दी मिल रहा है, जैसे कि अमेजोन का पहले जो भी उसका डिलीवरी डेट दिखाता है उसके 1 या 2 दिन पहले ही आकर के वो डिलीवर करके चले जाता है, ठीक है। तो लोग क्यों अमेजोन को प्रेफर करते हैं, क्योंकि जल्दी से अपने को जो है दे देता है। फिर अमेजोन प्राइम करके उसने अपना एक मेंबरशिप निकाल के रखा है कि भैया 1 डे डिलीवरी दूंगा तुमको, है ना, तुम अमेजोन प्राइम का सब्सक्रिप्शन ले लो और 1 डे डिलीवरी देता हूँ मैं तुमको, है ना। तो अपन वहाँ से जो है वो चीज़ खरीदेंगे और वहाँ से अपन वहाँ पे अपनी जो है अपन ज़्यादा शॉपिंग करेंगे, क्यों, क्योंकि अपने को सर्विस एंड कन्वीनियंस जो है बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, अपने को कन्वीनियंट पड़ रहा है और अपने को सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी मिल रही है। तो कहीं पे कंपटीशन सर्विस एंड कन्वीनियंस के हिसाब से चलता है ना। कहीं पे कंपटीशन ब्रांड रेपुटेशन के हिसाब से चलता है, ठीक है ना। जैसे कि लॉन्ड्री के डिटर्जेंट्स, जैसे कि अपने डिटर्जेंट्स होते हैं ना, एरियल, घड़ी, ठीक है, ये सारे अच्छे खासे डिटर्जेंट्स है। काफ़ी सारे आपको जो है आजकल लोकल डिटर्जेंट्स पे मिलते हैं, लेकिन अपन लोकल डिटर्जेंट्स पे ज़्यादा जो है ट्रस्ट नहीं करते। अपने जो पहले से चलते हुए आए, निरमा, सर्फ एक्सेल, ये सारे डिटर्जेंट्स पहले से चलते हुए आए, तो अपने को ज़्यादा इन पर ट्रस्ट है ना। तो अपन इनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर भी ये लोग बोल रहे हैं, है ना। अब ये मॉड्यूल का एनालिसिस है, मेरा एनालिसिस नहीं है, ये मॉड्यूल के अंदर के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो ब्रांड रेपुटेशन के अंदर अपन भी अपना एग्जाम्पल बना सकते हैं, जैसे कि एप्पल का कितना अच्छा ब्रांड रेपुटेशन है ना। अगर आपके सामने मैं रख दूँ यहाँ पे एप्पल का फ़ोन और यहाँ पे मैं रख दूँ वीवो का फ़ोन, तो तुम कौन सा उठाओगे, तुम एप्पल ही उठाओगे ना, क्योंकि तुमको पता है कि ब्रांड का रेपुटेशन ज़्यादा अच्छा है। क्यों उठाओगे, मैं तुमको बोलूँगा भाई एक्जैक्टली सेम फीचर्स है दोनों में, लेकिन स्टिल तुम एप्पल उठाओगे, क्यों, क्योंकि ब्रांड का रेपुटेशन है ना। तुम ब्रांड के एप्पल के लोगों की वजह से तुम ज़्यादा करके उसकी तरफ जाओगे कि भाई यार सेल्फी वेल्फी खींचूंगा, एप्पल का लोगो है, मस्त गेम में खेलूंगा, परफॉर्मेंस उसका इतना अच्छा तगड़ा है। वीवो क्या है, वीवो तो आलू चालू फ़ोन है, 10-15 हज़ार में मिल जाता है। भले मैं एक आधी बार को बोल दूँ कि वीवो में तुमको ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे, लेकिन स्टिल तुम एप्पल को उठाओगे, क्यों, ब्रांड रेपुटेशन, ब्रांड की वजह से, है ना। तो ब्रांड रेपुटेशन में अपन अपने भी एग्जांपल बना सकते हैं। तो कहीं पे कंपटीशन ब्रांड रेपुटेशन के इसमें चलता है ना। इन अदर इंडस्ट्रीज द चैलेंज इज फॉर कंपनीज टू वर्क कोऑपरेटिवली विद सप्लायर्स, कस्टमर्स एंड मे बी इवन सिलेक्टेड कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। आपकी कुछ इंडस्ट्री के अंदर एक चैलेंज ये होता है कि आपको जो है अच्छे से आपके साथ अच्छे आपके सप्लायर के साथ कोऑपरेट करना पड़ता है, आपको कोऑपरेटिव रहना पड़ता है ना, आपके सप्लायर्स के साथ में, कस्टमर्स के साथ में। कस्टमर का जो डिमांड है, कस्टमर जो बोल रहा है वैसा अपने को करना पड़ेगा। सप्लायर जैसा जो बोल रहा है, जिस टर्म्स पे अपने को माल सप्लाई कर रहा है, उस टर्म्स पे अपने को एग्री करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो अपने को सप्लाई नहीं करेगा। एंड मे बी इवन कॉम्पिटिटर, कभी कभार आपको जो है कॉम्पिटिटर के साथ भी जो है कोऑपरेट करना पड़ता है टू क्रिएट द नेक्स्ट राउंड ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन एंड ओपन अप होल न्यू विस्टाज ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटीज़। अगर आपको अच्छी अच्छी नई नई मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए तो आपको कोऑपरेटिवली काम करना पड़ेगा। आप हमेशा एग्रेसिव नहीं जा सकते हो कि यार मेरे को जैसे चाहिए मैं वैसे काम करूँगा, ठीक है, मैं किसकी नहीं सुनूंगा, ऐसा नहीं है सर। वो गाना ना, मेरा मन जो करेगा मैं वही करूँगी, ऐसे छोटी छोटी गाड़ियों में नहीं बैठूंगी, तो अपने का ऐसा नहीं चलेगा भाई, कोऑपरेट करना पड़ता है। छोटी गाड़ी भी रही तो बैठना पड़ता है, ठीक है, समझ रहे हो, वैसा वाला सिचुएशन है। तभी तुमको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, तभी तुमको जो है ये मिलेगा, नया मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, तभी तुम जो है अच्छे अच्छे इनोवेशन कर पाओगे, है ना। तो आपका मार्केट जो है बढ़ेगा सबके लिए, सब नए नए कंपटीशन आएगा। तो लिया था ना, जेठालाल ने भी सब इसमें पहले अपने लेक्चर 7 में बोला था, जब अपन ने जेठालाल का वो ये एपिसोड प्ले किया था क्लास में समझने के लिए, कि जेठालाल ने भी बोला था अच्छा है ना, कंपटीशन आ रहा है तो आन दो, अपने लिए अच्छा है। नया कंपटीशन आएगा, बल्क में माल उठाएगा, माल खराब निकलेगा तो कस्टमर अपने पास आएगा, अपने से प्रोडक्ट खरीदेगा, है ना, अपने को मोटिवेशन मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें जेठालाल ने ही बताई ना, कंपटीशन आने की वजह से। तो कभी यार कंपटीशन के साथ भी अपने को कोऑपरेट करना पड़ता है, ताकि अपने को नई अपॉर्चुनिटी मिले। मौसम फुल बारिश वाला हो गया, फिर से लाइट बैठ जाएगी, फिर से अपना लेक्चर जो है लेट ना अपलोड है, तो थोड़ा सा जो है अपन करते हैं। वैसे भी 43 मिनट्स का हो गया, तो एक 15 मिनट और करते हैं अपन, फिर 15 मिनट के बाद अपन जो है लेक्चर को एंड करते हैं, क्योंकि बारिश वगैरह आ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और वैसे भी आज का अपन अपना जो आज का टारगेट है वो अपन धीरे धीरे कंप्लीट करने की तरफ जो है बढ़ रहे हैं। आ जाओ आगे आ जाओ। तो आगे अपना क्या बोल रहा है सर, तो क्रिएट द नेक्स्ट, वही बोल रहा है कि भाई अगर तुमको कॉम्पिटिटर के साथ भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। अगर तुमको अपने लिए अच्छी मार्केट के अंदर अपनी अच्छी अपॉर्चुनिटी तुमको चाहिए, तो तुमको क्या करना पड़ेगा,
अपने कॉम्पिटिटर के साथ भी कोऑपरेट करना पड़ेगा, सप्लायर के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, कस्टमर के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, तभी तुम्हारी मार्केट के अंदर जाकर के अपॉर्चुनिटीज़ बनेगी. एंड इंडस्ट्रीज इकोनॉमिक ट्रेड्स एंड कॉम्पिटेटिव कंडीशन एंड हाउ दे आर एक्सपेक्टेड टू चेंज डिटरमाइन वेदर इट्स प्रॉफिट प्रोस्पेक्ट्स आर पुअर. ठीक है, आप जब आपका जो है आप जब आपकी इंडस्ट्री को समझते हो, ठीक है ना, इंडस्ट्री के इकोनॉमिक ट्रेड्स को समझते हो, इंडस्ट्री के कॉम्पिटेटिव कंडीशन को समझते हो, तो आपको ये समझ में आता है कि भाई प्रॉफिट कैसा होएगा इस इंडस्ट्री के अंदर, क्या हमारी कंपनी प्रॉफिट बना पाएगी भी या फिर नहीं बना पाएगी. शार्क टैंक के अंदर अपन देखते हैं कि कोई भी अपना जब भी कोई भी बंदा पिच करने आता है अपना बिजनेस, तो हमेशा हमेशा शार्क जो है सबसे पहले उसकी बिजनेस को नहीं समझते, उसकी इंडस्ट्री को समझते हैं, ताकि उनको आइडिया लगे कि भाई क्या ये प्रॉफिट भी सॉरी क्या ये प्रॉफिट बनाएगा कि नहीं बनाएगा, है ना, फ्यूचर इसका कैसा रहेगा. तो इसलिए पहले वो लोग इंडस्ट्री को समझते हैं. ठीक है, तो इंडस्ट्री को समझ के अपने को ये पता लग जाए कि कैसे अपना परफॉर्मेंस रहेगा, पुअर रहेगा, एवरेज रहेगा, प्रॉफिट कितना होगा, अच्छा होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, वो सारी चीज़ें अपने को जो है इंडस्ट्री को समझ के जो है पता लग जाती है. इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटेटिव कंडीशन डिफर्स सो मच दैट लीडिंग कंपनीज इन अनअट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज कैन फाइंड इट हार्ड टू अर्न रिस्पेक्टेबल प्रॉफिट्स. वो बोल रहे हैं कि भाई इंडस्ट्री और जो तुम्हारे कॉम्पिटेटिव कंडीशन है वो डिफर करते हैं, है ना. हर एक इंडस्ट्री के कंडीशन कॉम्पिटेटिव कंडीशन जो है अलग अलग होंगे, है ना, सिचुएशंस अलग अलग होगी. सो मच दैट लीडिंग कॉम्पिटेटिव कंपनीज इन अनअट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज कैन फाइंड इट हार्ड टू अर्न रिस्पेक्टेबल प्रॉफिट्स. जो तुम्हारी इंडस्ट्री इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, अनअट्रैक्टिव है, वहाँ पे तुम्हारे प्रॉफिट्स बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, है ना. जो इंडस्ट्री जो है आपकी क्या है सर, अनअट्रैक्टिव है. अब जैसे कि सर आपका यहाँ पे जो है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो आपका कौन से इंडस्ट्री की अपन बात कर सकते हैं, जैसे कि अगर अपन क्लोथिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करें, है ना. क्लोथिंग इंडस्ट्री के अंदर भी अपन अगर हैंडमेड से जो चीज़ें बनती है, हैंडमेड चीज़ें जो बनती है जनरली महंगी बिकती है, तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बनाना जो है कम होता है, उतना सेल नहीं हो पाता है. एक तो आप हैंडमेड बना रहे हो, तो आप हैंडमेड बना करके भी कितना बेच लोगे, है ना, कितना बेच लोगे. तो एक आपका आपका जो एक प्रोडक्शन क्वांटिटी भी थोड़ा सा लिमिट होता है ना. आपका जो है थोड़ा सा प्रॉफिट के ऊपर भी लिमिटेशन रहता है कि भाई आपको लोग जो है ज़्यादा प्राइस देंगे नहीं. जो अमीर है, जो ज़्यादा मतलब जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो हैंडमेड चीज़ को जो है अच्छे से वैल्यू करेगा. लेकिन जो मिडिल क्लास वाला बंदा है, उसको नहीं समझेगा ना, वो बोलेगा कि यार तुमने भले हैंडमेड बनाया लेकिन इतना पैसा थोड़ा ना लगता है भाई किसी चीज़ का. तो एक तो तुम्हारा प्रोडक्शन के ऊपर लिमिट होगा, है ना, ऊपर से तुम्हारा जो है प्रॉफिट के ऊपर भी थोड़ा बहुत लिमिटेशन होगा, तुम इतना अच्छे से प्रॉफिट जो है नहीं जनरेट कर पाओगे. तो क्यों ऐसा हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारा इंडस्ट्री इतना अट्रैक्टिव नहीं है, तुम्हारा इंडस्ट्री थोड़ा सा अनअट्रैक्टिव है. तो कोई भी बिजनेस पर्सन को जो वो बिजनेस बनाने की सोचेगा उस इंडस्ट्री के अंदर, तो वो 10 बार सोचेगा कि यार ये इस मतलब ये मेरे को इतनी इंडस्ट्री भा नहीं रही है, मेरे को इतनी समझ में नहीं आ रही है, तो मैं फिर वो बंदा उस इंडस्ट्री के अंदर प्रॉफिट भी उतने अच्छे से जो है नहीं बना पाएगा. ठीक है, वाइल इवन वीक कंपनीज इन अट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज कैन अचीव गुड परफॉर्मेंस. लेकिन अगर कभी कभार अगर आपकी कंपनी अच्छी भी नहीं रही ना, थोड़ी सी वीक भी रही ना अट्रैक्टिव इंडस्ट्री में, ये लोग भी प्रॉफिट अच्छा परफॉर्म करके बना लेंगे, है ना. मतलब भले ही मतलब उनका इन शॉर्ट अगर समराइज करें तो भले ही आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन हो, आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपकी इंडस्ट्री अच्छी नहीं है ना, आपकी इंडस्ट्री के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी कम है ना, तो भले ही कितना अच्छा मैनेजमेंट भी क्यों ना हो, आपकी इंडस्ट्री के अंदर उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जिसकी वजह से आप प्रॉफिट बना सको, है ना. आपका मैनेजमेंट अच्छा है लेकिन इंडस्ट्री उतनी अच्छी नहीं है जिस इंडस्ट्री में आप धंधा बनाने को देख रहे हो, तो फिर तुम प्रॉफिट नहीं बना पाओगे. लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर तुम्हारा मैनेजमेंट ठीक ठाक भी है लेकिन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो तुम लोग थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से कुछ ना कुछ करके तुम लोग सर्वाइव करके परफॉर्म तो कर ही लोगे, है ना. अच्छा खासा डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तो तुम बना ही लोगे. ठीक है, तो ये इधर तक का जो है इंडस्ट्री का बात अपन ने पूरा देखा. ठीक है, ऑल टुगेदर अपन ने जो है इधर तक की बात की. अगला जो नया टॉपिक है वो मैं सोच रहा हूँ इस लेक्चर में अपन करें कि अगले लेक्चर में करें, बिकॉज अगला जो टॉपिक है वो अच्छा खासा टॉपिक है, इस पर अपनी अच्छी खासी जो है चर्चा होने वाली है. ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अपन इस लेक्चर को जो है यहीं पे मेरे ख्याल से जो है अपन रोकते हैं. ठीक है, अपन इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं बिकॉज यहाँ पे जो है अगला जो टॉपिक है ना वो अच्छा खासा अपने डिस्कशन वाला है. चैप्टर 2 जो है मज़ा आएगा तुमको. चैप्टर 2 के अंदर मैं देख रहा हूँ कि और कितना अपने को जो है आगे काम है, उसके हिसाब से मैं डिसाइड कर सकूँ कि अपने को अगला टॉपिक अभी करना है कि अगले लेक्चर में करना है. इधर साइड से एक डायग्राम है जो कि मिस हो गया, वो मैं इंसर्ट कर दूंगा, उसका कोई दिक्कत नहीं. करना तो यार अपने को बहुत पड़ेगा. ये देखो, जो मैं तुमको वैल्यू वाला बात कर रहा था ना स्टार्टिंग में, वैल्यू चेन एनालिसिस, ये वाला कंसेप्ट है, आगे आने वाला है वो वैल्यू चेन एनालिसिस कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को कितना वैल्यू देता है. ठीक है, नहीं करना तो अपने को अच्छा खासा है. तो काम करते हैं अपन जो है इसी लेक्चर में जो है अगले वाले पार्ट को कंप्लीट करते हैं, बिकॉज अपने को अभी बहुत जो है गाड़ी अपनी जो है अपनी जो दिल्ली है, दिल्ली वो अपने लिए काफ़ी दूर है ना. तो दिल्ली अपने लिए काफ़ी दूर है.
ये देखो, जैसे कि कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप का एक क्वेश्चन है, नवंबर 23 में आया था, क्योंकि नवंबर 23 में भी मैंने पेपर दिया था और ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, तो मेरे को याद है, तो इसलिए वो यहाँ पर है। ठीक है सर। चैप्टर 2 बड़ा चैप्टर है सर, तो इतनी जल्दी से ख़त्म नहीं होगा, तो अपने को जो अगला वाला जो पार्ट है ना, वो अपने को इसी लेक्चर में कंप्लीट करना पड़ेगा, ताकि अपन टाइम पे जो है चैप्टर नंबर 2 को भी जो है ख़त्म कर सके, बिकॉज अपने को सिलेबस जो है टाइम पे ख़त्म करना है, स्पेशली September 24 वालों के लिए टाइम भी कम है, तो उसके हिसाब से मेरे को चीज़ों को कवर करवाना है। ठीक है, तो अपन जो है क्या करते हैं, अपन जो है जो अपना नया टॉपिक है वो इसी लेक्चर में जो है कवर करते हैं, है ना सर। तो अभी तक मेरे ख्याल से स्ट्रैटेजिक एनालिसिस को तो तुम समझ चुके रहोगे, अभी तक एज सच हमने कुछ ऐसा डिस्कस नहीं किया जो कि बहुत ज़्यादा है ना इंपॉर्टेंट वगैरह है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिलेवेंट है वो अभी आने वाला अगला वाला कंसेप्ट है, जैसे कि अगर आप देख सकते हो ये वाला जो क्वेश्चन है ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, May 24 के एग्जाम में मैंने अटेम्प्ट भी किया था ये, है ना। तो बढ़िया क्वेश्चन है, समझते हैं अपन इसको अच्छे से आराम से। ठीक है, प्रोबेबली अपने आज के लेक्चर का ये आखिरी आखिरी पार्ट है, तो इसको अच्छे से समझते हैं अपन। तो कितना टाइम हो रहा है? 5 बज रहे, ठीक है। क्योंकि माहौल पूरा बारिश का होगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं तो 2 घंटे का भी लेक्चर ले लूँ मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग बोर भी हो जाओगे, ऊपर से बारिश भी आ रही है, तो अपने लेक्चर को अपलोड भी करना है। बारिश आई नहीं है, मतलब मौसम पूरा बन गया है, तो बारिश अगर आनी शुरू हो गई तो लाइट चली जाएगी, और लाइट गई तो वाईफाई बंद, वाईफाई बंद तो फिर लेक्चर अपलोड का दिक्कत होता है ना, फिर लेक्चर अपलोड करने के लिए फिर रह जाता है ना। पर कोई दिक्कत नहीं सर, अपन आराम से समझते चीज़ों को। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कोई घाई नहीं है अपने को, आ जाओ। ठीक है सर, तो अगला जो हमारा नया कंसेप्ट है, जो हमारा नया टॉपिक है, वो ये है कि अपन स्ट्रैटेजी को और बिजनेस एनवायरनमेंट को समझेंगे। ठीक है ना, ये देखेंगे कि जब स्ट्रैटेजी इंटरेक्ट करेगी आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ में, तो अपने को क्या बेनिफिट होंगे। अब स्ट्रैटेजी जो है आप कैसे बनाते हो, स्ट्रैटेजी जो है आप इन्वायरमेंट को एनालाइज करते हो। पहले आप मेरे को बताओ प्रोसेस क्या रहेगा। अपन पहले स्ट्रैटेजी बनाएंगे, उसके बाद इन्वायरमेंट स्कैनिंग करेंगे, कि पहले इन्वायरमेंट स्कैनिंग करेंगे फिर स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो उसके बताओ, पहले अपना इन्वायरमेंट स्कैनिंग करेंगे और फिर अपन अपनी क्या बनाएंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे, है ना। और उसके बेसिस पर फिर अपने को कॉन्स्टेंटली जो है स्कैनिंग करते रहना है, कॉन्स्टेंटली अपने को इन्वायरमेंट का स्कैनिंग करते रहना है, ताकि जब जब चेंजेस आए तो अपन अपनी स्ट्रैटेजी को जो है अपडेट करते चले। लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंग जब आप स्टार्ट कर रहे हो, तो पहले आपको इन्वायरमेंट का स्कैनिंग करना पड़ेगा, है ना। आपको इन्वायरमेंट को समझना पड़ेगा, आपके बिजनेस एनवायरमेंट को समझना पड़ेगा। उसके बाद भी जाकर के आप स्ट्रैटेजी बना पाओगे कि कैसे आपको ऑपरेट करना है ना। तो सबसे पहले आप आपका इन्वायरमेंट को समझोगे, स्कैनिंग करोगे, ठीक है, स्वॉट एनालिसिस करोगे आपके ऑर्गेनाइजेशन का, और उसके बाद आप जो है जाकर के क्या बनाओगे, एक स्ट्रैटेजी बनाओगे। फिर उसके बाद भी आपको जो है इन्वायरमेंट का स्कैनिंग करते रहना है, ताकि आप आपकी स्ट्रैटेजी को जो है अपडेट करते रहो, मॉडिफाई करते रहो, है ना। द बिजनेस इन्वायरमेंट इज हाईली डायनामिक एंड कंटिन्यूसली इवॉल्विंग। अपने को तो ये बात पता है कि जो आपका बिजनेस इन्वायरमेंट है वो कैसा है सर, बहुत ज़्यादा डायनेमिक है और कॉन्स्टेंट और कंटिन्यूसली इवॉल्विंग है। कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग बोलने वाला तो मैं, कंटिन्यूसली इवॉल्व करता है। स्ट्रैटेजी अपने को पता है सर क्या करती है, कंटिन्यूसली इवॉल्व करती है। क्यों स्ट्रैटेजी कंटिन्यूसली इवॉल्व होती है, बिकॉज हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट कंटिन्यूसली इवॉल्व होते रहता है ना। बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस जो है डेली बेसिस पे आते रहते हैं, जिसकी वजह से अपने को अपनी स्ट्रैटेजी को भी जो है क्या करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। मेरे को बताओ, अगर अपन ने स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई नहीं किया तो क्या होगा, क्या होगा बताओ, क्या होगा, स्ट्रैटेजिक फेलियर होगा। ऊपर अपन ने पढ़ा ना, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, अगर अपन ने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया, तो अपने को एक रिस्क आता है कि भाई अपनी स्ट्रैटेजी जो है क्या कर जाएगी, फेल कर जाएगी, काम नहीं कर पाएगी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वही है सर, आपको आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको आपको अडॉप्ट करना है। बिजनेस एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक है, कंटिन्यूसली इवॉल्व करता है, इसकी वजह से अपनी स्ट्रैटेजी भी जो है कंटिन्यूसली इवॉल्व करते हैं, इवॉल्व होती है। स्ट्रैटेजिस्ट प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस इट मस्ट डील विद द लार्ज एनवायरनमेंट। स्ट्रैटेजिस्ट जो है क्या करते हैं, आपको स्ट्रैटेजिस्ट जो भी आपके लिए स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, है ना, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो देखते हैं कि हमारी फर्म की क्या एबिलिटीज़ है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिलने वाले हैं फ्यूचर में, क्या चैलेंजेस अपने को फेस करने पड़ेंगे, ठीक है ना, अपने इन्वायरमेंट के अंदर में, जिसके बेस पे वो क्या बनाएंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो जैसे मैंने आपको ना स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा, स्वॉट एनालिसिस करेंगे, इन्वायरमेंट को स्कैन करेंगे, समझेंगे, उसके बाद स्ट्रैटेजी बनेगी, पहले स्ट्रैटेजी नहीं बनेगी। Strategic management is involved with choosing in long-term direction in relation to these resources and opportunities. Strategic management involved है किसमें, आपके लिए वो involved है चूज करने में एक long term direction in relation to these resources and opportunities. There is a close and continuous interaction between a business and its environment. बोल रहे कि आपका जो
आपका जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यहाँ पे आपको कैसे मदद करेगा। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको मदद करेगा कुछ इस प्रकार से कि वो आपको आपकी लॉन्ग टर्म डायरेक्शन जो है लेने में मदद करेगा कि भाई आपका लॉन्ग टर्म विजन कैसे होगा। कभी भी आप धंधा करते हो तो आप शॉर्ट टर्म का विजन लेकर के नहीं चलते हो कि भाई 1-2 साल धंधा करेंगे, बंद करेंगे, जितना प्रॉफिट आया ठीक है, नहीं आया बंद करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप जो एक लंबा अप्रोच लेके चलते हो कि भाई मैं आया हूँ यहाँ पे बिजनेस करने के लिए, तो एक बड़ा एम्पायर बनाने के लिए मैं आया हूँ, इसको बहुत बड़ा बनाने के लिए आया हूँ मैं। तो आप एक लॉन्ग टर्म जो है डायरेक्शन जो है जब आपको लेनी पड़ेगी ना, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको मदद करेगा। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कैसे मदद करेगा, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बताएगा कि भाई तू जो भी स्ट्रैटेजी बना रहा है, तू जो भी डिसीजन ले रहा है, उससे पहले जो है तू क्या कर, तेरे रिसोर्सेज को देख, अपॉर्चुनिटीज़ देख, आने वाले फ्यूचर टाइम में क्या अपॉर्चुनिटीज़ तेरे को मिलने वाली है, रिसोर्सेज देख क्या तेरे पास पर्टिकुलर रिसोर्स है क्या जिससे तू उस डायरेक्शन पे चल पाएगा। देखो अगर उस डायरेक्शन पे चलने के लिए पैसा चाहिए, मैन पावर चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, तो क्या तेरे पास पैसा है, मैन पावर है, टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज है। अगर रिसोर्सेज है तभी तू उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो तू उस डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये सारी चीज़ें मैनेज करने में अपने को मदद करेगा, तभी अपने को जो है ग्रोथ मिलेगी, तभी अपन अपने अच्छी से ऑर्गेनाइजेशन को जो है इस्टेब्लिश कर पाएंगे। ठीक है, फिर वो बोल रहा है कि भाई आपका जो ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका जो देयर इज अ क्लोज एंड कंटिन्यूस इंटरेक्शन बिटवीन अ बिजनेस एंड इट्स इन्वायरमेंट। जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है और उसका जो इन्वायरमेंट है, दोनों के बीच में आपस में जो है क्या होता है, कंटिन्यूस इंटरेक्शन होता है, क्लोज और कंटिन्यूस इंटरेक्शन होता है बिजनेस और आपके इन्वायरमेंट के बीच में। आपका बिजनेस कॉन्स्टेंटली इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, स्कैन कर रहा है, ताकि उसको चेंजेस पता लगते जाए क्या क्या हो रहे हैं, है ना। दिस इंट्रैक्शन हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग द बिजनेस फॉर्म एंड यूजिंग इट्स रिसोर्सेज मोर इफेक्टिवली। सर ये जब आपका इंट्रैक्शन हो रहा होता है ना बिजनेस और उसके इन्वायरमेंट के बीच में, तो अपने को जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मदद मिलती है। ठीक है ना, अपने बिजनेस फॉर्म को जो है काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। बिजनेस फॉर्म अपने जो रिसोर्सेज है उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से इफेक्टिवली यूज़ कर पाता है और अपनी पोजीशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाता है ना। अपनी पोजीशन को जो है और भी ज़्यादा क्या करना बना पाता है, स्ट्रॉन्ग बना पाता है। ठीक है, तो अपने को एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, May 24 के एग्जाम में आपको क्वेश्चन भी आया था, जो कि मैंने अटेंड भी किया था, कि भैया जब आपका बिजनेस इंटरेक्ट करता है आपके इन्वायरमेंट के साथ में, तो बिजनेस को कौन से वेज में बेनिफिट होता है। क्वेश्चन समझ रहे हो, क्वेश्चन क्या है कि जब आपका बिजनेस इंटरेक्ट करता है आपके इन्वायरमेंट के साथ में, ठीक है ना, तब उसको जो है क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, तब उसको किन किन वेज में जो है वो मदद मिलती है। जब वो इंटरेक्ट करता है तो उसको कैसे बेनिफिट होता है। तो सबसे पहला जब वो इंटरेक्ट करेगा बिजनेस अपने इन्वायरमेंट के साथ में, तो बिजनेस को जो है बेनिफिट मिलेगा किस चीज़ में, डिटरमाइन करने में अपनी अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स को। ठीक है ना, वो अपने अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स को जो है डिटरमाइन कर पाएगा। बिजनेस जो है क्या कर पाएगा, अपने अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स को जो है डिटरमाइन कर पाएगा, कि उसको पता लग जाएंगे कि अगर कि भाई मेरे इन्वायरमेंट के अंदर ये अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है, जिनके ऊपर मैं कैपिटलाइज कर सकता हूँ, और ये थ्रेड्स है जिनसे मेरे को बचना है, जिनके लिए मेरे को सेफगार्ड्स तैयार करने हैं। ठीक है, जिनके लिए मेरे को एक शील्ड बनानी है, जिससे मेरे को वो थ्रेड जो है क्या नहीं करे, जिससे मेरे को वो थ्रेड जो है अफेक्ट ना करे। द इंटरेक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स इन्वायरमेंट वुड एक्सप्लेन अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेड्स टू द बिजनेस। आपको जब आपका बिजनेस इंटरेक्ट करेगा किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ में, तो उसको पता लगेगी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ उसके लिए अवेलेबल है, क्या क्या थ्रेड्स उसके लिए अवेलेबल है उस इन्वायरमेंट में, जिसके लिए उसको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। इट हेल्प्स टू फाइंड न्यू नीड्स एंड वांट्स। आप नई नीड्स एंड वांट्स को पता कर पाओगे कंज्यूमर्स की। आपको पता लगेगा कि भाई कंज्यूमर कैसा रिएक्ट कर रहा है, कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है, आप कंज्यूमर के बिहेवियर को समझ पाओगे। आप ये पता कर पाओगे कि भाई कंज्यूमर डिमांड किस चीज़ की कर रहा है। ठीक है, मैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहा हूँ, से फॉर एग्जाम्पल जो है मैं एक ऐसा पेन बना रहा हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना हार्ड चलता है। अपन जब भी अपन कभी भी नया पेन लेते हैं ना, तो वो नया पेन कभी भी स्मूथ नहीं चलता है। तो अपने लिए एज ए स्टूडेंट ये दिक्कत होती है कि भाई कभी भी अपन नया पेन ले तो एकदम हार्ड चलता है ना। अपने को एकदम चाहिए कि भाई अपन जैसे ही पेन को ले वैसे ही वो एकदम स्मूथ चले, अपना ये डिमांड है। ठीक है, तो जब आप इन्वायरमेंट को समझोगे, इन्वायरमेंट को समझने के लिए अपन ने ऊपर देखा था कि आपको क्या करना पड़ता है। अच्छा, अब यहाँ पे आप एक्सटर्नल इंटरनल दोनों के हिसाब से बात होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सटर्नल ही बात करेंगे, स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को लेकर के। ये देखो, ये अपन ने देखा था ना कि अपन कस्टमर एनालिसिस करेंगे तो अपने को उनकी क्या पता लगेगी, नीड्स पता लगेगी, है ना। उनकी क्या पता लगेगी, अपने को नीड्स पता लगेगी। तो वही तो कर रहे हैं अपन। और ये अपन क्या कर रहे थे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का एनालिसिस कर रहे थे ना। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का क्या कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे अपन। अपना जब एनालिसिस कर रहे थे तो अपने को क्या पता लग रहा था कि भाई कस्टमर के क्या वांट्स है, कस्टमर के क्या नीड्स है। तो वही अपने को बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पे जब अपना बिजनेस इंटरेक्ट कर रहा है अपने इन्वायरमेंट के साथ में, कि भैया क्या कस्टमर का नीड्स होगा, क्या कस्टमर का वांट रहेगा। अपना वांट है कि भाई अपन ना डे 1 से जैसे अपन पेन खरीद के लाए वो एकदम स्मूथ चला, ये अपना डिमांड है। तो कंज्यूमर तो ऑर्गेनाइजेशन देखेगा, अच्छा ये कंज्यूमर का डिमांड है, चल मैं वैसा प्रोडक्ट बनाता हूँ, है ना। नहीं तो उससे पहले तक जब तक उसने जो है अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या नहीं किया था, इंटरेक्ट नहीं किया था, उससे पहले तक वो ऐसा पेन बना रहा था जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड चलता था शुरुआत में। लेकिन कंज्यूमर को वैसा पेन नहीं चाहिए था। कंज्यूमर को जैसे चाहिए था वो कब पता लगा, जब अपन ने इन्वायरमेंट को क्या किया, जब अपन ने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट किया, इन्वायरमेंट को समझा, है ना। इन्वायरमेंट को समझा तब अपने को पता लगा क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर आपका कस्टमर भी आ रहा है।
इन्वायरमेंट के अंदर आपका क्या आ रहा है, कस्टमर भी आ रहा है ना, तब अपने को समझना कि कस्टमर का ये वांट है, कस्टमर का ये नीड है, तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाओ। तो ये अपने को क्या मिली, एक अपॉर्चुनिटी मिली कि अपन अपना धंधा को अपने धंधे को और बढ़ा सकते हैं। चेंजेस इन लॉज, अपने को लॉ के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी हिस्सा है उसके, इसके इन्वायरमेंट का हिस्सा गवर्नमेंट भी है। अगर आप इन्वायरमेंट को समझ रहे हो तो आपको पता लग रहा है कि गवर्नमेंट क्या क्या चेंजेस करने वाली है, कौन से नए लॉज लेकर आने वाली है, तो वो चीज़ें आपको पता लग जाएगी। सोशल बिहेवियर आपको पता लग जाएगा, लोग आपके जो सोसाइटी में वो आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। से फॉर एग्जाम्पल आप आईटीसी हो, सिगरेट्स बनाते हो, है ना, तो सोशल बिहेवियर क्या आएगा, लोग तो यही बोलेंगे ना, जो लोग अच्छे लोग होंगे, ठीक है, वो लोग तो ये बोलेंगे भाई सिगरेट विगरेट ऐसा ऐसा कुछ फालतू चीज़ नहीं बनना चाहिए, है ना। तो आपको जो है आपको वैसे सोचना पड़ेगा ना। तो ये आपको कब पता लगेगा कि भाई लोग मेरे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, मेरे प्रोडक्ट के बारे में क्या बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं बुरा बोल रहे हैं, उनका क्या सोसाइटी का क्या बिहेवियर है, वो भी आपको पता लग जाएगा जब आपका बिजनेस इन्वायरमेंट के आपका बिजनेस इंटरेक्ट करेगा आपके इन्वायरमेंट के साथ में, है ना। एंड टेस्ट व्हाट न्यू प्रोडक्ट्स द कॉम्पिटिटर्स आर ब्रिंगिंग। आप कॉम्पिटिटर भी क्योंकि आपके इन्वायरमेंट का हिस्सा है, वो भी तो उसी सेम इन्वायरमेंट में आ रहे हैं ना, जिस इन्वायरमेंट के साथ आप इंटरेक्ट करोगे, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि भाई कॉम्पिटिटर जो है क्या नया प्रोडक्ट लेके आने वाला है ना। कंप्यूटर कैसे जो है अट्रैक्ट करने वाला है कस्टमर को अपने तरफ, क्योंकि वो आपका कंपटीशन है, तो आपसे आपके कस्टमर छीनने को देखेगा, तो कुछ ना कुछ तो पैतरे लगाएगा ना, कुछ ना कुछ तो स्ट्रैटेजीज बनाएगा ना वो भी। तो वो चीज़ें आपको जो है समझने में जो है हेल्प मिलेगी। तो ये आपके लिए जो है सबसे पहला एक बेनिफिट ये है कि आप जो है क्या कर पाओगे, आप जो है आपके अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स को जो है डिटरमाइन कर पाओगे। आप जो है कर पाओगे आपके अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स को डिटरमाइन कर पाओगे, कब, जब आपका बिजनेस इंटरेक्ट करेगा किसके साथ में, आपके इन्वायरमेंट के साथ में। दूसरा, आपको जो है ग्रोथ के लिए डायरेक्शन मिलेगी, है ना। आपको ग्रोथ के लिए डायरेक्शन मिलेगी जब आपको सही तरीके से पता लग रहा है कि भाई कस्टमर की क्या वांट है, कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है, आप उसके हिसाब से प्रोडक्ट बना रहे हो। आप सोसाइटी को जो है देख रहे हो कि सोसाइटी जो है कैसे बिहेव कर रही है, सोसाइटी का क्या बिहेवियर है, सोसाइटी के बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आप उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बना रहे हो। आप ये देख रहे हो गवर्नमेंट क्या लॉ लेकर आ रही है, आप उसके हिसाब से जो है काम कर रहे हो, कॉम्पिटिटर को एनालिसिस कर रहे हो। इन शॉर्ट ये सारी चीज़ें जब आप अच्छी तरीके से कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आप कब कर पा रहे हो, जब आप आपके इन्वायरमेंट को एनालाइज कर रहे हो, जब आपके इन्वायरमेंट को आप समझ रहे हो, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इन्हीं बेनिफिट्स को यूज़ करके आप क्या करोगे, आप ग्रोथ लोगे, आप ग्रोथ अचीव करोगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है बड़ी होगी, ठीक है ना, धीरे धीरे आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। तो वही मिल रहा है ना, अपने ग्रोथ के लिए डायरेक्शन मिल रहा है ना, कब, जब अपना इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को समझ रहे। बेसिकली तुम समझ रहे हो ना, अपन अपना क्वेश्चन गया उसको समझोगे तो तुमको लॉजिकली लगेगा कि भाई करके भाई हाँ जितने भी पॉइंट्स अपन पढ़ रहे वो लॉजिकली जा रहे हैं। अच्छा, और एक बात, एक बंदे ने कमेंट किया था कि भैया आपके जो नोट्स है उसके अंदर जो है जितने भी आपके जो चीज़ें उनको पॉइंट वाइज करो। तो जैसे कि दोस्त तू देख रहा है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो ये वाला क्वेश्चन अपना पॉइंट वाइज फॉर्मेट में। तो जो जो चीज़ है एग्जाम में आ सकती है ना, वो सारी चीज़ें पॉइंट वाइज में। जो एग्जाम में नहीं आ सकती, जो कि इतनी रिलेवेंट नहीं है, जो सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, अब जैसे कि ये वाला पार्ट है, इस पार्ट में से तुमको क्या लगता है एग्जाम में उठ के आएगा, बस ये तुम्हारे सब्जेक्ट के अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसके लिए वो पैराग्राफ फॉर्मेट में। यहाँ पे मैं कुछ सॉर्ट आउट कर भी नहीं सकता चीज़ को, है ना। बस मैं एक चीज़ कर सकता था, वो ये था कि भाई इनमें से जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो एकदम ही इंपॉर्टेंट है, जो कि तुमको कहीं ना कहीं आगे जाके काम आ सकती है, फिर चीज़ों को समझने में जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने रेड में लिखा हुआ है, वो मैंने रेड में कलर कोड किया हुआ है। तो ये एक पॉइंट जो है अपन ने जो है नोट्स के अंदर किया हुआ है। वापस आ जाते हैं अपन अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है कि जब आपका बिजनेस इंटरेक्ट करता है आपके इन्वायरमेंट के साथ में, तो बिजनेस को कैसे बेनिफिट्स होते हैं, तो बिजनेस को अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स पता लग जाते हैं उसके क्या होने वाले, उसको एक ग्रोथ के लिए डायरेक्शन मिलता है। अच्छा, ग्रोथ के लिए डायरेक्शन कैसे मिलेगा, तो अपन ने बोला ना, जब अपने को अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, थ्रेट्स पता लग रहे हैं, थ्रेट्स के लिए अपन सेफ गार्ड लगा देंगे, अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं अपन ग्रो कर गए, कहीं ना कहीं अपन क्या कर रहे हैं, ग्रो कर गए। तो वही तो दूसरा पॉइंट अपन लेकर आ रहे हैं कि भाई ग्रोथ के लिए डायरेक्शन मिल रहा है। ग्रोथ के लिए क्या मिल रहा है, ग्रोथ के लिए डायरेक्शन मिल रहा है। समझो, द इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट इनेबल्स द बिजनेस टू आइडेंटिफाई द एरियाज फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। जब आप इंटरेक्ट कर रहे हो ना आपके बिजनेस के साथ, जब आपके इन्वायरमेंट के साथ में, इन्वायरमेंट को समझ रहे हो ना, आपको पता लगेगा कि भाई कौन सी एरियाज है जहाँ पे मैं ग्रो कर सकता हूँ, कौन सी एरियाज है जहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे एक्टिविटीज़ को एक्सपांड कर सकता हूँ, है ना। वंस द बिजनेस इज अवेयर एंड अंडरस्टैंड द चेंजेस हैपनिंग अराउंड, जब आपका बिजनेस जो है क्या हो जाता है, अवेयर हो जाता है, और जितने भी चेंजेस उसके आसपास हो रहे हैं उसको क्या कर लेता है, समझ लेता है, उसको क्या कर लेता है, समझ लेता है, ठीक है। इट कैन प्लान एंड स्ट्रेटेजाइज टू हैव सक्सेसफुल बिजनेस। उसके अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो, अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो, और उसके अकॉर्डिंगली आपकी फर्म जो है क्या करेगी, आगे जाके ग्रो करेगी। तो ये दो बेनिफिट्स हो गए। अच्छा, अब आते हैं अपन तीसरे बेनिफिट की तरफ। तीसरा बेनिफिट क्या है सर, कंटिन्यूस लर्निंग। तीसरा बेनिफिट क्या है, कंटिन्यूस लर्निंग। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। कंटिन्यूस लर्निंग का पॉइंट क्या बोलता है ना सर, जैसे जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है जैसे जैसे जो है बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे आपका जो एम्प्लॉय लोग है उनका जो एक्सपीरियंस है, डोंट यू थिंक बढ़ते जाएगा, है ना। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रही है तो जो भी एम्प्लॉय है, जो भी आपके लोग हैं जो कि अंदर काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस भी जो है बढ़ते जा रहा है, डोंट यू थिंक।
क्या लगता है तुमको? एक्सपीरियंस उनका भी बढ़ेगा। तो उनका अगर एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो क्या ये अपने लिए अच्छी बात है? क्या ये अपने लिए अच्छी बात है? डेफिनेटली अपने लिए अच्छी बात है। वो लोग और अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे, और अच्छी तरीके से फर्म के सक्सेस के तरफ वो लोग कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, है ना। और अच्छे से वो लोग मन लगा करके काम करेंगे। तो जैसे जैसे आप क्या करते हो, बड़े होते जाते हो ना, वैसे वैसे आप जो है एक्सपीरियंस गेन करते जाते हो। और एक्सपीरियंस अपने लिए जितना ज़्यादा अपन एक्सपीरियंस गेन करें उतना ज़्यादा अपने लिए अच्छा, उतना और ज़्यादा अच्छे से अपन काम कर पाएंगे। तो इस वाले पॉइंट में भी जहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि जब अपना बिजनेस इंटरेक्ट कर रहा है अपने इन्वायरमेंट के साथ में, है ना, तो उसको यहाँ पर भी बेनिफिट मिलेगा कंटिन्यूस लर्निंग में, ठीक है ना। कि आपके जो एम्प्लॉय लोग हैं ना, क्योंकि आपका इन्वायरमेंट जो डेवलप हो रहा है, आपके इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। अब आपके बिजनेस को चला कौन रहा है? आपके अंदर के जो एम्प्लॉय लोग हैं वो लोग चला रहे हैं आपके बिजनेस को, ठीक है ना। जो भी सीईओ है, सीएफओ है, ठीक है, कोई भी फंक्शनल लेवल मैनेजर है, ठीक है, कोई भी एम्प्लॉय है, कोई भी एम्प्लॉय है जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का, वो जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन के इसमें सक्सेस के अंदर, ग्रोथ के अंदर, है ना। तो वो अच्छे से काम करे, वो जो अच्छी चीज़ों, वो सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझे, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट बदल रहा है, ठीक है ना, इन्वायरमेंट बदल रहा है, तो अपने को अपन क्या बोल रहे हैं, स्ट्रैटेजी को अपडेट करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी क्या अपने आप अपडेट होगी क्या? स्ट्रैटेजी क्या अपने आप अपडेट होगी? नहीं, किसी बंदे को उसको अपडेट करना पड़ेगा ना। कोई बंदा रहेगा, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर रहेगा, जो कि उस स्ट्रैटेजी को अमेंड करेगा, चेंज करेगा, इंप्रूव करेगा, अपडेट करेगा। तो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर का एक बंदा है ना, वो बंदे को तो पहले इन्वायरमेंट को समझना पड़ेगा। वो बंदे को तो पहले समझना पड़ेगा क्या चेंजेस हुए हैं। पहले वो बंदा समझेगा क्या चेंजेस हुए हैं, इन्वायरमेंट कैसा वर्क कर रहा है, उसके बाद वो स्ट्रैटेजी को जो है अपडेट करेगा, है ना। अपने आप तो स्ट्रैटेजी अपडेट होने नहीं वाली है, कोई पर्सन ही उसको करेगा, एम्प्लॉय करेगा कोई। एम्प्लॉय हमारे लिए, अब हमारे लिए कौन करता है स्ट्रैटेजी को, बनाता कौन है? कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। तो स्ट्रैटेजी को अगर चेंज करना है, बनाना है, तो पहले आपको इन्वायरमेंट को समझना पड़ेगा। समझेगा कौन? एक कोई ह्यूमन भी नहीं समझेगा ना, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर ही समझेगा ना। तो पहले आपके कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर को समझना पड़ेगा कि इन्वायरमेंट के अंदर क्या चेंजेस हुए, इन्वायरमेंट में क्या हरकतें हुई है, पहले वो समझेगा, फिर स्ट्रैटेजी जो है उसके अकॉर्डिंगली बनाएगा, है ना, उसके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करेगा। तो आपके जो है, आपके जो एम्प्लॉय लोग हैं ना, उनको भी मोटिवेशन मिलेगा कि वो लोग क्या करें, चीज़ों को समझे, जो जो नई नई चीज़ें हो रही है इन्वायरमेंट के अंदर उसको समझे। वो लोग भी अप टू डेट होने चाहिए ना। जब वो लोग अप टू डेट होंगे तभी तो ऑर्गेनाइजेशन सही से चलेगी, तभी तो सही से एक अच्छी स्ट्रैटेजी बन पाएंगी, बन पाएगा एक क्या बोल रहा, बन पाएगा, तभी तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी जो है बनेगी। समझ रहे हो, है ना। तो आपको कंटिन्यूस लर्निंग, आपके जो एम्प्लॉय लोग हैं ना, आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ना, वो लोग मोटिवेट होंगे कि वो कंटिन्यूसली अपने आप को अपडेट करें। क्या करें? कंटिन्यूसली अपडेट करें। वो लोग मोटिवेट होंगे अपने आप को कंटिन्यूसली अपडेट करने के लिए, अपने नॉलेज को अपडेट करने के लिए, है ना, अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए, है ना, चीज़ों को समझने के लिए। और चेंजेस को प्रिडिक्ट भी कर पाएंगे वो लोग, चेंजेस को क्या कर पाएंगे, प्रिडिक्ट भी कर पाएंगे। तो ये अपने को एक बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, अगला बेनिफिट अपने को क्या मिल रहा है सर, जब अपने बिजनेस इंटरेक्ट कर रहा है एनवायरनमेंट के साथ में? इमेज बिल्डिंग। अगला जो अपने को बेनिफिट मिल रहा है, किसका बेनिफिट मिल रहा है? इमेज बिल्डिंग। अच्छा, इमेज बिल्डिंग का पॉइंट में बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। ये पार्ट मेरे ख्याल से अपन ने पहले भी कभी तो भी डिस्कस किया हुआ है कहीं पे, तो भी अपन ने पहले के जो अपने लेक्चर वन के पार्ट में जब अपन, मैंने शायद से किधर तो भी एग्जांपल लिया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपका बिजनेस को जो है क्या रहना है सर, बिजनेस को रिस्पॉन्सिवनेस रहना है, ठीक है ना। जैसे जैसे जो है इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस हो रहे हैं ना, जैसे जैसे कस्टमर अपनी नई डिमांड दिखा रहा है, नए नए वांट्स दिखा रहा है ना, आपके बिजनेस को उसको जो है उसको रिस्पॉन्सिव रहना है। बिजनेस को जो है कंस्टेंटली बोलना है कि कंज्यूमर, अगर तेरा ये नया नीड है, मैं तेरे को दूंगा वो प्रोडक्ट। कंज्यूमर बोल रहा है कि भैया, मैंने आपको शायद से ये एग्जांपल दिया था, टॉन जीन्स का एग्जांपल दिया था, दिया था कि नहीं, आई डोंट, मतलब मेरे को याद नहीं है अच्छे से, बट अपन एक फिर से बनाते, फिर से इसको एक ऑल टुगेदर में आपको एक नया एग्जांपल डिस्कस करता हूँ। इमेज बिल्डिंग का क्या पॉइंट है, इसको समझते हैं अपन। अभी तक तुमको याद समझ में आ रहा है ना? मैं एक बार याद दिला दूँ, अगर तुम किधर खो गए रहोगे, कि अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो कि May 24 में आ चुका है, हो सकता है रिपीट हुए, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है। तुम ऐसा मत मानो कि मैंने इधर मार्किंग करके दी कि भाई ये May 24 में आ गया तो ये वापस September 24 में नहीं आएगा। इंस्टीट्यूट कुछ भी करता है ना, इंस्टीट्यूट कुछ भी करता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे May 24 में जो कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में ना आए हो, बट अकाउंट्स में या फिर कॉस्टिंग में, है ना, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। तो मेरे को मैं तुमको एक क्वेश्चन तो ऐसे ढूंढ के बता सकता हूँ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में, जो कि उन्होंने November 23 के अटेम्प्ट से ये किया हुआ है, सेम टू सेम उठाया हुआ है ना। तो इसके लिए ऐसा नहीं है इंस्टीट्यूट कॉपी नहीं, इंस्टीट्यूट सेम क्वेश्चन नहीं पूछेगा, है ना। इंस्टीट्यूट कुछ भी कर सकता है, अपन उनको उसको प्रोडिक्ट नहीं कर सकते। ये जस्ट मैंने इसके लिए दिया हुआ है, अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया हुआ है कि भाई ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट उठ के आता है ना। तो तुमको मोटिवेशन मिले कि भाई हाँ, जो नोट्स मैंने बनाए हुए, इसी नोट्स में से तुमको जो है इंस्टीट्यूट पूछेगा, तो तुमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन उठ के आते हैं, तुमको ये 5-6 पॉइंट लिखना है, खत्म, 5 मार्क्स तुम्हारे जेब में, ठीक है ना। अगर तुमने ये अभी कितने पॉइंट है, 5 पॉइंट है,
5 पॉइंट ये मैंने पूरे लिखे हुए एग्जाम में, देख लेंगे मेरे को कितने मार्क्स मिलते हैं। मेरे को पता नहीं कि मैंने कितने अच्छे से लिखा है, मेरे को याद भी नहीं है इतने अच्छे से, क्योंकि टाइम हो गया अभी, अपन अपने फुल टाइम पास में लग गए। लेकिन सर ये 5 पॉइंट अगर तुम एग्जाम में लिख रहे हो पूरे के पूरे, 5 मार्क्स जेब में यार, और क्या चाहिए। डायरेक्ट उठ के आया, स्ट्रेट अप क्वेश्चन है ना, कोई केस स्टडी नहीं, कुछ नहीं, है ना। तो इसलिए इंपॉर्टेंस, वो उसका इंपॉर्टेंस तुमको पता लगे, इसके लिए मैंने जो है यहाँ पे मार्किंग करके दी हुई है, और कोई मेरा इंटेंशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हैं, जब बिजनेस इंटरेक्ट कर रहा है अपने इन्वायरमेंट के साथ में, बिजनेस को क्या बेनिफिट होंगे। पहला, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स पता लग जाएंगे, ग्रोथ के लिए डायरेक्शन मिलेगा। तीसरा क्या होएगा, कंटिन्यूस लर्निंग होगा। चौथा, इमेज बिल्डिंग। इमेज बिल्डिंग कैसे होगी सर, इमेज बिल्डिंग मतलब क्या, से फॉर एग्जाम्पल कस्टमर है, एग्जाम्पल के लिए, एक सेकंड, एग्जाम्पल के लिए क्या है, कस्टमर है अपना, कस्टमर जो है, कस्टमर अपना जो है, कस्टमर की जो वांट्स है, उसकी जो नीड्स है, उसकी जो डिमांड है, कॉन्स्टेंटली जो है बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कस्टमर आज डिमांड दिखा रहा है, ठीक है, तो वही उसकी डिमांड जो है आने वाले जो है 2-3 साल तक चलती रहेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। अनलेस आपकी अगर वो नेसेसिटी वगैरह है, रोटी कपड़ा मकान है, ठीक है ना, मतलब रोटी कपड़े, कपड़े के अंदर तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, कपड़े के अंदर तो आए दिन डिमांड चेंज होती रहती है, आए दिन कोई ना कोई नया ट्रेंड आते रहता है। खाने पीने में भी जो है चलते रहता है, कुछ ना कुछ अटपटे बनते रहते हैं, मतलब डिमांड जो है कॉन्स्टेंटली जो है आपकी जो है बदलते रहने वाली है, उसकी कभी भी डिमांड सेम नहीं रहेगी। उसकी वांट्स जो है अपन ने देखा है, उसकी वांट्स क्या अनलिमिटेड है, ठीक है ना, उसके वांट्स अनलिमिटेड है। अपन इकोनॉमिक्स में पढ़ के आ रहे हैं फाउंडेशन के अंदर, इकोनॉमिक्स तो सब पढ़ के आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स तो वैसे का वैसे ही है, ठीक है। तो अपने वांट्स क्या है सर, अनलिमिटेड है, ठीक है। तो अपना कस्टमर है, अपना कंज्यूमर है, कंज्यूमर क्या कर रहा है, कस्टमर क्या कर रहा है, ठीक है ना, अपना कस्टमर क्या कर रहा है। अच्छा, कंज्यूमर और कस्टमर में डिफरेंस है, ये डिफरेंस भी आगे अपन समझेंगे, अभी के लिए कस्टमर ही बोलता हूँ, ठीक है। तो अपना जो कस्टमर है, ठीक है, कस्टमर है, ये कस्टमर क्या कर रहा है, कस्टमर से फॉर एग्जांपल आज की डेट में वो डिमांड दिखा रहा है कि भाई उसको जो है नॉर्मल जीन्स चाहिए। आज के डेट में क्या कर रहा है, वो नॉर्मल जीन्स का डिमांड दिखा रहा है, उसकी ज़रूरत है कि भाई उसको एक नॉर्मल अच्छी सी जीन्स मिल जाए, ठीक है। कल जा करके उसका डिमांड बदल गया, उसका डिमांड हो गया कि भाई उसको टॉन जीन्स चाहिए, फटा हुआ जीन्स चाहिए, वो नहीं घुटनों के इधर से फट के आता है। अभी भी आजकल इतने ट्रेंड में नहीं चलते, लेकिन पहले एक टाइम था जब मैं छोटा हुआ करता था, आई गेस टेंथ स्टैंडर्ड में होता रहूँगा, 8th 9th 10th में, या फिर उससे भी छोटा, तो तभी टॉन जीन्स का बड़ा फैशन चलता था कि फटी हुई जीन्स चाहिए, है ना। लोग तो, बच्चे हमारे स्कूल में क्या करते थे, जानबूझ के फाड़ के आते थे मतलब अच्छी खासी पैंट थी उसको फाड़ देते, पेरेंट्स चिल्लाते थे, वो बात अलग है, मैंने भी कांड किया हुआ है, मैंने भी अपनी अच्छी जीन्स को फाड़ा हुआ है ना। तो ये मतलब हमको भूत सवार था कि अपने को टॉन जीन्स चाहिए, ठीक है, अच्छी खासी जीन्स को अपन फाड़ देते थे, ठीक है। तो ये अपन क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर एक नया डिमांड दिखा रहा है, कस्टमर क्या कर रहा है, एक नया डिमांड दिखा रहा है, एक नई वांट दिखा रहा है कि भाई मेरी ये नई वांट है। अब एज अ ऑर्गेनाइजेशन से फॉर एग्जाम्पल मैं लेवीस हूँ, जीन्स वगैरह बनाता है लेवीस, है ना, या फिर कोई भी एग्जाम्पल ले लो क्लोथिंग का, ठीक है ना, ज़ारा वगैरह कोई भी ले लो, जो भी जीन्स वगैरह बनाता है, आई डोंट नो क्या ब्रांड्स वगैरह होते हैं कपड़ों के, पता नहीं मेरे को, बट तुम कोई भी ब्रांड उठा लो, वो ब्रांड अभी जो भी कंपनी है, ठीक है, कपड़े बनाने वाली जो जीन्स बनाती है, उसको क्या करना है, उसको रिस्पॉन्सिव रहना है। कस्टमर डिमांड दिखा रहा है, वो भले फटी हुई जीन्स का दिखा है, ठीक है ना, आधी कटी हुई जीन्स का दिखा है, अपने को तो माल बेचना है, अपना काम तो पहनना नहीं है, अपना काम माल बेचना है, अपना काम पहनाना है, ठीक है। तो अपने को तो वो काम पूरा करना है ना, तो अपने को कंज्यूमर का जो डिमांड है उसको रिस्पॉन्सिव रहना है। तो जब अपन इन्वायरमेंट का स्कैनिंग करेंगे, तभी तो अपने को पता लगेगा कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है, तभी तो अपने को पता चलेगा कि उसको नॉर्मल जीन्स नहीं चाहिए, आज उसको फटा हुआ जीन्स चाहिए, तो अपने को जीन्स को फाड़ के उसको देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसका ये डिमांड था, अपने को रहना रिस्पॉन्सिवनेस, अपने को बताना हाँ तेरी ये डिमांड है, टेंशन मत ले, कोई और नहीं तो मैं करूँगा तेरी डिमांड को केटर, ठीक है ना, तू टेंशन मत ले, तेरा भाई बेटा, तेरा भाई तेरे को वो जीन्स देगा, तेरा भाई यानी कि कौन, ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा वैसी जीन्स, जैसा तू कस्टमर बोल रहा है तेरे को वैसा जीन्स मिलेगा। तेरी जो डिमांड है वो हम पूरी करेंगे, तेरी जो डिमांड है वो हम पूरी करेंगे, बदले में तू क्या देगा, पैसा देगा, पैसे से मेरे को क्या मिलेगा, प्रॉफिटेबिलिटी भाई, हाँ, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा बना पाऊंगा, है ना। तो मेरा एक अच्छा इमेज बिल्ड हो जाएगा कि वाह यार, किसी ने नहीं सुनी, इस बंदे ने मेरी सुनी यार, मैं फटी हुई जीन्स मांग रहा था, इसने दे दी, मैं अच्छी खासी जीन्स को बैठ के फाड़ रहा था आड़े टेढ़े तरीके से, इसने अच्छे से मेरे को फाड़ के दी वो जीन्स, हाँ, मतलब फटी हुई चीज़ का कोई पैसा दे रहा है तुमको बताओ, है ना। और वो कोई अच्छा खासा ब्रांड हो तो वो तो भाई मतलब कितना ही पैसा चार्ज कर लेगा उस चीज़ का, क्यों, क्योंकि डिमांड दिखा रहा है कस्टमर डिमांड दिखा रहा है, हम तुम्हारी डिमांड को केटर कर रहे हैं, हम रिस्पॉन्सिव रह रहे हैं, तुमने इंस्टेंट डिमांड दिखाई, हमने एनवायरनमेंट को स्कैन किया, कस्टमर इज अ पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, तुरंत हमको पता लग गया है तुम्हारी डिमांड है, हम रिस्पॉन्सिव थे, हमने तुरंत फटी हुई जीन्स बनाई, तुरंत सप्लाई शुरू कर दिया। तो हमारा एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो जाएगा कस्टमर के ब्रेन में कि यार वाह क्या ऑर्गेनाइजेशन है, हमने जस्ट डिमांड दी, इसने मार्केट में ला भी दिया इसका सप्लाई फटी हुई जीन्स का, क्या बात है यार, ये मतलब ऑर्गेनाइजेशन हो तो ऐसा, ऑर्गेनाइजेशन हो तो ऐसा ऐसा, ये ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, इसी कंपनी की जीन्स पहनूंगा भाई, अभी चाहे वो फटी हुई हो कोई भी हो। तो अभी अभी उसके दिमाग में क्या पिक्चर बढ़ गया कि फटी हुई जीन्स हो या फिर कोई भी जीन्स हो, लूंगा तो इसी कंपनी है, क्यों, भाई मैंने जो बोला भाई ने वो किया, मैंने डिमांड दिखाई, इंस्टेंटली सामने से सप्लाई आया, तो एक पॉजिटिव इमेज आ गया, क्यों, क्योंकि तुम रिस्पॉन्सिवनेस थे,
तुमने रिस्पॉन्सिवनेस दिखाई, तुम रिस्पॉन्सिव थे, ठीक है, तुमने जैसे उसने डिमांड दिखाई तुमने तुरंत सप्लाई दिया उसको उस चीज़ का, ठीक है। तो एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो गई कस्टमर के माइंड में कि यार ये कंपनी ना बड़ी अच्छी है। तो ये तुमने कैसे कर पाया? जब तुमने इन्वायरमेंट की स्कैनिंग की, जब तुमने इन्वायरमेंट को समझा, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट किया, ठीक है, तो तब तुमको ये बेनिफिट मिला। पढ़ते इमेज बिल्डिंग इन्वायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग हेल्प द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू इंप्रूव देयर इमेज, ठीक है। अब आपकी इमेज को ठीक कर पाए, जैसे मैंने आपको बताया इस एग्जांपल से, बाय शोइंग द सेंसिटिविटी टू द इन्वायरमेंट विच दे ऑपरेट। उन्होंने बस कुछ नहीं किया, जो इन्वायरमेंट में वो ऑपरेट करते थे ना उसको अच्छे से स्कैन किया, इंटरप्रेट किया और रिस्पॉन्ड दिया। कस्टमर ने डिमांड दी, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, हाँ भाई ये लो, जो तुम्हारी डिमांड है ये रही तुम्हारी वो डिमांड, है ना। तो इधर भी आप एग्जांपल देख सकते हो, क्या मॉड्यूल के अंदर एग्जांपल दिया, इन व्यू ऑफ शॉर्टेज ऑफ पावर मेनी कंपनीज हैव सेट अप कैप्टिव पावर प्लांट्स विद देयर फैक्ट्रीज टू मीट देयर ओन रिक्वायरमेंट ऑफ पावर एज वेल एज एक्सटेंडेड सरप्लस कैपेसिटी इन द वेस्ट। इनका एग्जाम्पल इतना मजे वाला था नहीं था, इनके एग्जाम्पल को मारो गोली। अपना एग्जाम्पल बेस्ट था फटी हुई जीन्स का, वो अपन ने तुमको पता है, इसके एग्जाम्पल को मारो गोली, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका एग्जाम्पल, नीचे आओ। अपने को कंसेप्ट समझने से मतलब है, कंसेप्ट अपने को समझ गया। अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ द एनवायरनमेंट हेल्प टू शोकेस द बिजनेस इज अवेयर एंड रिस्पॉन्सिव, ठीक है ना। अगर आप उसके नीड्स को समझ रहे हो, है ना, इन्वायरमेंट के अंदर कस्टमर की नीड्स को समझ रहे हो, ठीक है, तो आप जो है आपका जो है एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर पा रहे हो। आप ये बता पा रहे हो कि भाई मैं अवेयर हूँ, तेरी जो भी डिमांड है उससे मैं अवेयर हूँ, मैं रिस्पॉन्सिव हूँ, मैं दे रहा हूँ तेरी नीड्स को, तेरे डिमांड को रिस्पॉन्स। इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव इमेज एंड हेल्प्स इट टू प्रॉस्पर एंड विन ओवर द कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर वो चीज़ नहीं कर पाया, मैंने वो चीज़ करके दिखा दी, तो मैंने कस्टमर को जीत लिया। तो ये एक आपका फ़ायदा हो गया। आखिरी फ़ायदा आपका क्या होगा? जब आपका बिजनेस इंटरेक्ट करेगा इन्वायरमेंट के साथ में, तो आप जो है कॉम्पिटिशन से जो है मुलाकात कर पाओगे, मीटिंग द कॉम्पिटिशन, समझते। इट हेल्प्स द बिजनेस टू एनालाइज द कॉम्पिटिटर्स स्ट्रैटेजी। आप आपके कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी को जो है एनालाइज कर पाओगे। पूरी तरीके से आप उसकी स्ट्रैटेजी को नहीं समझ पाओगे, लेकिन एक आइडिया आ जाएगा कि भाई क्या उसकी स्ट्रैटेजी है, कैसे वो आगे मूव करने वाला है, क्या वो प्लान्स बना रहा है, थोड़ा बहुत आपको जो है उसका आइडिया लग जाएगा। एंड फॉर्मुलेट देयर ओन स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंगली। आप उसकी जो प्लानिंग है, उसकी जो स्ट्रैटेजी है थोड़ी बहुत समझ पाओगे और अपनी स्ट्रैटेजीज जो है बना पाओगे, ताकि आप उसको काउंटर कर सको, ताकि आप उसको हरा सको। आपका कॉम्पिटिशन है, आपको उसको हराना है, तो पहले ये समझना पड़ेगा कि वो कैसे काम करता है। जैसे अपने को पता लग गया अच्छा ये ऐसे ऐसे काम करता है, तो अपने को इसको काउंटर देने के लिए ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। आप वो स्ट्रैटेजी बनाओगे, उसको हराओगे। वो स्ट्रैटेजी उसको काउंटर करने के लिए बनाओगे और क्या करोगे, उसको हराओगे। दिस आइडिया इज टू फर्निश एंड बी फ्लरिश एंड बीट द कॉम्पिटिशन फॉर इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विस। सिंपल सी बात है, कंप्यूटर को समझ पाऊंगा, उसकी स्ट्रैटेजी को समझ पाऊंगा, अपनी स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, उसको हराऊंगा, बात खत्म। ये बेनिफिट मिलेगा मेरे को क्या करके, जब बिजनेस इंटरेक्ट करेगा अपने इन्वायरमेंट के साथ। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर रहेगा, ठीक है। नोट्स इसके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स। तो आपको डेली बेसिस पे आपके हैंड रिटन नोट्स जो है लिखने हैं, बिकॉज जब अपन रिवीजन करेंगे तो वो हैंड रिटन नोट्स ही रहेंगे, जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले, जो कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव करेंगे। बिकॉज अभी आप एफएम भी कर रहे रहोगे तो आपको आइडिया आ गया रहेगा कि भाई एफएम के अंदर इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके एफएम जो है अटेम्प्ट कर पाते हैं अपन। और एफएम का पेपर मैं बता रहा हूँ, May 24 के अंदर जो एफएम का पेपर आया था ना, मैंने तुमको बताया था, लेक्चर 1 में बताया था, फिर आई डोंट नो बीच में कभी तो भी मैंने बताया था, जहाँ पे मेरी इतनी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि मेरे को थेरी अटेम्प्ट करनी पड़ी एफएम की, जो कि मेरा बैकअप था, जो कि मैं पढ़ के गया था, ऐसे नहीं तुक्का मार के आया, मैं पढ़ के गया था। बैकअप मेरा पूरी तरीके से रेडी था, लेकिन मेरे को मेरे बैकअप को टच करने की ज़रूरत पड़ी। तो एफएम मतलब ईजी है भी, ईजी नहीं है, तुम्हारे ऊपर है तुमने कितनी प्रैक्टिस की हुई है। अगर तुम अच्छे प्रैक्टिस करके जा रहे हो तो सारा कुछ आसान है भाई, ठीक है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन अगर तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, कुछ छोड़ के जा रहे हो, है ना, कम प्रैक्टिस करके जा रहे हो, तो फिर तुम दिक्कत में पड़ोगे, ठीक है। तो एफएम का अच्छे से प्रैक्टिस करे तो उसके लिए टाइम चाहिए रहेगा, है ना। टाइम तब मिलेगा जब एसएम में अपन टाइम कम लगाए। एसएम में टाइम कम कैसे लगाएंगे? हैंड रिटन नोट्स बना करके, टाइम टू टाइम होमवर्क करके, अच्छे से चीज़ों को जो है टाइम टू टाइम रिवाइज करते हुए, तभी जा करके एसएम में जो है हमको आखिरी दिनों में कम टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और एसएम में अपने को ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, 2 घंटा, और उन नोट्स से सारा कुछ अपन रिवाइज कर सकते हैं, जो कि मैं करके भी दिखाऊंगा तुमको। बट वो उसके लिए तुम्हारे पास नोट्स होने चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अपन फिर अगले लेक्चर में, एंड तब तक के लिए टेक केयर। एंड नोट्स जो है टाइम टू टाइम बना देना, टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। बाय।